हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए बेटा कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास से बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 3 टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए थे। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है, राइट्स एंड ड्यूटीज 9 से 17 हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ फर्म एंड इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज 18 से 27 हमने कवर कर लिया था। आज हमारे पास 2 मेन टॉपिक बचे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हमने कवर करना है 29 से लेकर 38, टोटल 10 सेक्शन है जो हमने कवर करने हैं। एंड साथ में हमने रजिस्ट्रेशन के 2 सेक्शंस और 11 सेक्शंस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के कवर करने हैं। तो विद दैट हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फटाफट देखते हैं बेटा, पहले हमने अभी तक क्या कवर किया। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा टोटल 8 टॉपिक कवर करने थे, 7 टॉपिक हमने कल कवर कर लिए थे। जहां हमने इसकी हिस्ट्री की बात करी थी, जहां सेक्शन 1 बेसिकली कवर किया था, ये देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ हिस्सा रिपील कर री इनैक्ट करके बनाया गया है। देन सेक्शन 2 आया था, जिसमें 2 क्लॉज ई था जो ये कहता था जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वर्ड्स, और सेक्शन 3 कहता था जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं उनको आप पार्टनरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर करी थी सेक्शन 4 में। साथ में यहीं पे बेटा फीचर्स कवर कर लिए थे। फीचर्स के दौरान सेक्शन 5 आया था कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। फिर हमने एक टॉपिक कवर किया था मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप, जहां पर हमने देखा था कि एक रिलेशन पार्टनरशिप का है कि नहीं, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, यहाँ पे एग्रीमेंट भी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए, सब कुछ मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप का रिलेशन है। फिर हमने 7 एंड 8 में पार्टनरशिप के टाइप कवर किए थे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन कवर किया था पार्टनरशिप एट विल एंड फिक्स्ड पीरियड, बेस्ड ऑन बिजनेस कवर किया था पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप, और लास्ट हमने इसके अंदर कवर किया था बेटा 2 छोटे छोटे टॉपिक, एक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और साथ में पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक लो था टाइप ऑफ पार्टनर जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 28 का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको याद रखना है, जनरली क्वेश्चन वहां से काफी आ जाता है। लास्ट हमने इसमें एक टॉपिक छोड़ा है भी डिफरेंसेस का, वो आज आखिरी में करते हैं। देन बेटा हमने बात शुरू की थी राइट्स एंड ड्यूटीज की, जहां हमने देखा था 11 मेन सेक्शन है जो ये कहते हैं जी राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट से आती हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में बेटा 9 और 10 में हमने ड्यूटीज देखी थी, 12 और 13 में हमने राइट्स देखे थे कल। 14 और 15 हमारे प्रॉपर्टी के सेक्शन थे। 14 बताता था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, 15 कहता था अनलेस अदरवाइज एग्रीड सिर्फ फर्म के कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और उसमें जब तक फर्म चल रही है पार्टनर्स का कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर 16 और 17 में हमने 2 टॉपिक कल कंप्लीट किए थे। 16 में हमारे पास सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाने का और कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना, ये बात बताई गई थी। और 17 ये कहता था कि राइट्स एंड ड्यूटीज अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में चेंज आ जाए तो भी सेम रहते हैं पुराने पार्टनर्स के, जब तक अलग ना किया जाए उनको, जब तक उनको सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज ना किया जाए। ये हमारा पूरा कंसेप्ट है बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स का, जो 9 से 17 में हमने कल कवर किया था। और लास्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको कल कवर किया था बेटा 2 बातें, हर पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म होता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ये 18 ने बताया था। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म को हमने एनालाइज किया था कि हर काम के लिए पार्टनर के बाकी पार्टनर जिम्मेवार नहीं हो जाते, उन कामों के लिए जिम्मेवारी उठाते हैं जो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होते हैं, इन अदर वर्ड जो स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं। स्कोप ऑफ अथॉरिटी हमने देखी थी बेटा 3 तरह की होती है, ये एक्चुअल अथॉरिटी होती है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, ये इमरजेंसी होती है। इंप्लाइड के अंदर बेटा हमने 19 कवर किया, 20 कवर किया, 22 कवर किया, जहां हमने देखा जी इंप्लाइड अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे होती है, 19 सबसेक्शन 1 और साथ में 22, जिसने कहा जी 3 चीजें, वो बिजनेस फर्म का बिजनेस होना चाहिए, उसको करने का तरीका यूजुअल बिजनेस होना चाहिए, पार्टनर ये इंडिकेट कर बताए कि हाँ मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूं, तो आप मान सकते हैं वो काम इंप्लाइड बिजनेस में आता है। 19(2) हमने यहीं पे कवर किया था, जिसने कहा था 8 काम ऐसे होते हैं जो किसी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, और यहीं पे 20 कवर किया था, जिसने कहा था जी इंप्लाइड अथॉरिटी बढ़ाई भी जा सकती है घटाई भी जा सकती है, लेकिन दोनों केसेस में सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, और ये घटाने का कोई मतलब नहीं है जब तक थर्ड पार्टी को आपकी इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, इस घटावट के बारे में, या जो आपने कम किया है इसके बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक इंप्लाइड अथॉरिटी कम नहीं हो जाएगी पार्टनर। ये वाली बात हमने कवर की थी बेटा 22 में। और लास्ट इमरजेंसी वाली बात थी कि इमरजेंसी में आप वो सारे काम कर सकते हैं एज पार्टनर जो फर्म के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हैं। और लास्ट में इसके अंदर हमने कवर किए थे 3 सेक्शन 25, 26, 27, जहां हमने देखा था पार्टनर की लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म की लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर, और लास्ट में देखा था पार्टनर का मिस एप्रोप्रिएशन, कि वो बाहर से पैसा लेके भाग जाता है या फर्म के अंदर जो पेमेंट आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको मिस एप्रोप्रिएट करता है, दोनों ही केस में आपकी फर्म लायबल हो जाएगी। तो ये हमने टोटल कंसेप्ट बेटा 28 तक कल कवर कर लिया था, 28 बीइंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आगे की बात आज मैं शुरू कर रहा हूं, 29 से लेकर 49 वाला कंसेप्ट हमने कवर करना है। जब आप 29 से लेकर 38 तक की बात करते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर टोटल 10 सेक्शन है, और जनरली पेपर में फॉर श्योर कुछ ना कुछ आता ही आता है इसके अंदर से, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। 29 से लेकर 38 तक टॉक्स अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप की बनावट में चेंज आना,
और पार्टनरशिप की बनावट में चेंज आने के बेटा टोटल एक्ट के अंदर 7 तरीके बताए गए हैं। 29 से बात शुरू होती है। 29 बात करता है ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट की, 30 बात करता है माइनर एज ए पार्टनर की, 31 इनकमिंग की बात करता है, 32 रिटायरमेंट की बात करता है, 33 रिटायरमेंट से मिलते जुलते एक्सपल्शन की बात करता है, 34 में इंसॉल्वेंसी है और 35 में डेथ है। ये टोटल बेटा 7 टॉपिक्स हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या क्या तरीका है? 29 में हमने बात शुरू करनी है ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ये ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट का जो सेक्शन 29 है ये एक तरह से ना 2 कंफ्लिक्टिंग व्यूज के बीच में एक समझौता है। जैसे कहते हैं ना रिकंसिलेशन है। लॉ में 2 अलग अलग व्यूज थे एक चीज को लेकर और दोनों व्यूज ही बिल्कुल ठीक थे। पहला व्यू ये कहता था कि मान लीजिए एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फॉर्म का इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है। इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? मैंने कहा जी किसी भी पार्टनर का पार्टनरशिप में क्या इंटरेस्ट होता है? प्रॉफिट में शेयर लेना और अगर कल को फॉर्म डिसॉल्व हो जाए तो उसके असेट्स में शेयर लेना। जब वो ये कहता है कि मैं अपना ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता हूं, सिंपल भाषा में वो ये क्या कह रहा है कि मैं अपने पार्टनरशिप में से प्रॉफिट लेने का अधिकार और बंद होने पर असेट में अधिकार किसी और व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों करना चाहते हो? वो कहता है जी उस व्यक्ति को मेरी कुछ देनदारी है, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो ये हिस्सा है पार्टनरशिप के अंदर, ये हिस्सा मैं उसे दे दूं, तो आप मेरी जगह प्रॉफिट उसको देते रहना, मेरे शेयर का असेट उसको दे देना। दैट इज वन लॉजिक। और ये हमने कहा जी तुम क्यों बेच सकते हो? कहता है क्योंकि मेरा असेट है, मैं बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। जैसे ही आपने कहा कि पार्टनर अपना इंटरेस्ट बेच सकता है, बाकी पार्टनर्स ने कहा इसका मतलब ये अपनी जगह किसी और को पार्टनर बना रहा है। और 31 ऑफ द कंपनी 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बेटा इस बात के लिए साफ साफ मना करता है कि कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में पार्टनर के रूप में एडमिट नहीं हो सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो 2 कंफ्लिक्टिंग बातें थी। एक, आप किसी पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी बेचने से कैसे रोक सकते हो? दूसरा, ठीक है वो बेचे बट फिर बाकी पार्टनर कहते हैं 31 का क्या मतलब रह गया कि हमारी कंसेंट के बिना कोई पार्टनर नहीं बनेगा। तो बेटा ये जो 2 कंफ्लिक्टिंग बातें थी इनके बीच में एक समाधान निकालने के लिए 29 आया। 29 ने कहा जी हम किसी पार्टनर को उसका इंटरेस्ट बेचने से ट्रांसफर करने से रोकेंगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये ट्रांसफर ही आएगा, जो जिसको आप बेचोगे या इसको असाइनी भी बोलते हैं कई बार, जो ये असाइनी आएगा इसको पार्टनर नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ कुछ लिमिटेड से अधिकार दिए जाएंगे। और यहां से बेटा 29 का कंसेप्ट अराइज हुआ कि हाँ पार्टनर एक पार्टनरशिप के चलने के दौरान या जब वो चल रही है अपना हिस्सा बेच सकता है, लेकिन जिसे वो बेचता है वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बनता, उसे कुछ लिमिटेड से अधिकार दिए जाते हैं। और यहां से बेटा आपके पास टॉपिक आया राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो जब भी आपके पास राइट्स ऑफ ट्रांसफर वाली बात आएगी, पहले आप ये 2 कंफ्लिक्टिंग व्यूज बताएंगे। एक आप 31 बताएंगे कि हाँ एज पर 31 नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज पार्टनर इन ए फॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, देयरफॉर एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर किसी और पर्सन को अपनी जगह पार्टनर नहीं बना सकता। बट एट द सेम टाइम एक पार्टनर को रोका भी नहीं जा सकता कि वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करे, बिकॉज उसका इंटरेस्ट एक प्रॉपर्टी है और किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी बेचने से नहीं रोका जा सकता। तो इन 2 कंफ्लिक्टिंग की वजह से बीच में क्या आया आपके पास? सेक्शन 29। सेक्शन 29 thus provides that the share in a partnership is transferable like any other property, but as partnership relationship is based on mutual confidence, जो ये ट्रांसफर ही है जिसको हम असाइनी भी बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर किया गया है, द असाइनी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज, अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज दैट ऑफ ओरिजिनल पार्टनर। उसको पार्टनर जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते, तो उसको अधिकार दिए क्या जा सकते हैं? ये बेटा वो मेनली पूछेगा कि फिर एक पार्टनर्स इंटरेस्ट के ट्रांसफर के अधिकार क्या होते हैं। मैंने कहा जी पार्टनर वाले अधिकार तो नहीं होते हैं, हाँ बस लिमिटेड से अधिकार होते हैं। और ये लिमिटेड से अधिकार भी इस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है मतलब जब तक पार्टनरशिप चल रही है इस ट्रांसफर के अधिकार अलग होंगे, जब पार्टनरशिप बंद हो रही होगी तो इस ट्रांसफर के क्या अधिकार होंगे। तो इसके अधिकारों को बेटा 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप और ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। कंटिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप में क्या अधिकार है? जब तक बेटा पार्टनरशिप चल रही है, आपका जो वो ट्रांसफरिंग पार्टनर है जिसने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है वही पार्टनर है, वही बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो ट्रांसफर आया है ये ना ही आपका पार्टनर माना जाएगा, ना ही ये बिजनेस में किसी तरह से इंटरफेयर करेगा, ना ही आपकी किताबें मांग सकता है, ना ही आपके खाते मांग सकता है। इसको सिर्फ इतना सा अधिकार है कि ये पार्टनर जिसमें एक ट्रांसफरिंग भी होगा, जिसने अपना हिस्सा बेचा था, ये आपस में बैठकर जो हिस्सा निकालेंगे कि हाँ इस पार्टनर का बनता है, ये हिस्सा हम चुपचाप इसको दे देंगे और ये हिस्सा इसको बिना चैलेंज किए एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
चैलेंज कैसे करेगा बेटा? किताबें मांगेगा, किताबें हम दिखाएंगे नहीं। तो सीधी सीधी कहानी यह है कि जब तक पार्टनरशिप हम चल रही है, आपका ट्रांसफरी इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बुक्स नहीं मांग सकता, अकाउंट्स नहीं मांग सकता। उसका सिर्फ अधिकार क्या है? ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। वो ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉफिट कैसे आया, ये देखने का, ये अधिकार मांगने का, ये किताब मांगने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। फिर दूसरा केस आएगा बेटा, जब ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही होगी। अगर ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो फिर जो आपका ट्रांसफरिंग पार्टनर था उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी निकलेगा, और वो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी किसको दे दिया जाएगा? ट्रांसफरी को। हाँ, यहां क्योंकि फर्म बंद हो रही है, ऐसे केस में हमने इस ट्रांसफरी को यह अधिकार दिया है कि तुम डिसोल्यूशन के बाद से हमारे खाते देख सकते हो। तो सिर्फ अंतर क्या है? जब तक फर्म चल रही है बेटा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो ऐसे केस में डिसोल्यूशन के बाद के खाते हम उसको दिखा देंगे, ये जज करने के लिए कि जो उसको हिस्सा दिया जा रहा है क्या वो हिस्सा सही है या नहीं है। तो यहां पर हमने क्या देखा? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द ट्रांसफरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स, क्या क्या रिसीव करने के लिए? टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वॉज एंटाइटल्ड, and for the purpose of ascertaining his share he is entitled to an account as from the date of dissolution। तो दो हिस्सों में बेटा आपको डिवाइड करना है कि जब तक फर्म चल रही है उसके क्या अधिकार हैं, जब फर्म बंद होती है या फर्म भले बंद नहीं होती, जो आपका ट्रांसफरिंग पार्टनर था वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो इसलिए उसका हिस्सा निकलेगा, वो हिस्सा किसको दे दिया जाएगा? ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा। तो ये आपका 29 की कहानी है। 29 में आपको बताना क्या क्या होता है। पहले बेसिक कंसेप्ट बताइए कि हाँ 31 क्या कहता है कि किसी के कंसेंट के बिना पार्टनर बनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात बताइए कि हाँ किसी पार्टनर को बेचने से रोका भी नहीं जा सकता। दोनों के बीच का जैसे कहते हैं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज बताइए कि 29 ने फिर ये कहा कि हाँ बेच तो लो लेकिन तुम्हारे ट्रांसफरी को पूरे पार्टनर्स वाले अधिकार नहीं देंगे। और फिर बताइए अधिकार क्या होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन अधिकार क्या होते हैं और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अधिकार क्या क्या होते हैं। ये बेटा 29 पहला टॉपिक इसके अंदर राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, एक पार्टनर के इंटरेस्ट का ट्रांसफरी का यानी इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। नंबर 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। शुरुआत फिर वहीं से होगी बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। माइनर इज ए पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, उसके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। लेकिन साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर माइनर को केवल बेनिफिट मिले, किसी तरह की कोई लायबिलिटी ना आए उसके ऊपर, ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होते हैं और माइनर एनफोर्स करा सकता है। तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेटा बेस बनाकर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि फिर माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में फुल फ्लेज्ड पार्टनर तो नहीं बन सकता, बिकॉज अगर फुल फ्लेज्ड पार्टनर बनेगा तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं रहेंगे। लेकिन सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। तो बेनिफिट्स ऑफ एडमिट में पार्टनरशिप में एडमिट करने का मतलब क्या होता है? हमने कहा जी बेसिकली जब एक माइनर को बेनिफिट्स में एडमिट किया जाता है तो उसको माइनॉरिटी के दौरान कुछ अधिकार मिलते हैं लेकिन किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं मिलती है। और जब वो मेजर हो जाता है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है, 6 महीने के समय दिया जाता है कि तुम फैसला ले लो, अब तुम मेजर हो गए हो, तुम पार्टनर कंटिन्यू करना चाहोगे या पार्टनर कंटिन्यू करना नहीं चाहोगे। तो जनरली बेटा जो ये टॉपिक है ये ना 4 हिस्सों में बट जाता है। पहला हिस्सा होता है कि जब एक माइनर की माइनॉरिटी चल रही है उस दौरान उसके अधिकार क्या होते हैं, उस दौरान उसकी लायबिलिटीज क्या होती हैं। फिर दूसरा आता है कि सर जब वो मेजर हो जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन आता है कि वो चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो कंटिन्यू ना करे। फिर अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसके अधिकार और उसके लायबिलिटीज क्या होते हैं, और अगर वो कंटिन्यू नहीं करता है तो उसके अधिकार और उसकी लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक ना इस तरह से बटा हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें बात क्या लिखनी है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट an agreement whereby a minor is void ab initio against him but he can derive benefit under it. As such, a minor cannot be a full-fledged partner. He can at most be admitted to the benefits of the partnership. और ये बात बताता कौन है? Section 30 of Indian Partnership Act provides that though a minor cannot be a partner in a firm, but with consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefits of partnership. अब सर इसके माइनर के पहले बात करते हैं कि माइनर के इस माइनॉरिटी के दौरान अधिकार क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो पहली बात बेटा राइट्स ऑफ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। माइनॉरिटी के दौरान उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। सिंपल सा अधिकार है बेटा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आप उसको दे रहे हो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वो लेगा। वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस भी कर सकता है। इस बेटा आप समझेंगे यहाँ ट्रांसफर के मुकाबले इसके अधिकार ज्यादा हैं।
तो माइनर है, तो माइनर के पास का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो मर्जी दे दोगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी मांग सकता है, बट वो अपने हिस्से के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये सूट वो केवल तभी फाइल करेगा जब वो अपना रिलेशनशिप फर्म से तोड़ रहा है, सिवियर कर रहा है, यानी कि जब वो पार्टनर बनने की बात बाद में जो ऑप्शन आएगा, जब वो ये डिसीजन ले लेगा कि मैं नहीं बनना चाहता, उस दिन वो अगली पिछली सब बराबर करेगा और आपके अगेंस्ट क्या करेगा, सूट फाइल करेगा। लेकिन जब तक वो अभी बेनिफिट्स में एडमिटेड है, वो चुपचाप प्रॉफिट लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता है। फिर इसकी लायबिलिटी क्या है? बेटा इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इस हद तक जरूर लायबिलिटी है कि शायद किसी समय फर्म का लॉस हो जाए तो इसको इसका प्रॉफिट का हिस्सा ना दिया जाए, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ना इससे पर्सनली कुछ रिकवर कर सकते, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती। और क्योंकि इसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती, एक माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट बेटा होता ही कौन है, जिसकी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा होती है। और माइनर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी क्या नहीं आती, लायबिलिटी नहीं आती, तो इसलिए ये कभी क्या नहीं होगा, इंसॉल्वेंट। तो तीन बातें हम इसमें लिखते हैं कि लायबिलिटी और माइनर सिर्फ कहां तक टिकी हुई है कि हाँ हद से उसे यह भुगतना पड़ सकता है कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट ना दिया जाए। तो द लायबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ही हैज नो पर्सनल लायबिलिटी एंड अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सिर्फ उसका हिस्सा क्या होगा, उसका हिस्सा इस्तेमाल कर लिया जाएगा किस काम के लिए, बाहर के डेट पे करने के लिए। उसको उसका हिस्सा नहीं देंगे, बट उससे अलावा उससे कुछ नहीं मांग पाएंगे। तो ये है बेटा माइनॉरिटी की कहानी। आप चुपचाप अपना हिस्सा लेते रहिए, हद से बुरा दिन ये आएगा कि आपको आपका हिस्सा नहीं देंगे, बट आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। फिर आएगा बेटा वो दिन जब ये माइनर क्या करेगा, मेजॉरिटी अटेन करेगा। जैसे ही ये मेजॉरिटी अटेन करेगा, इसके पास 6 महीने का समय होगा। 6 महीने कहां से सर? 6 महीने मेजॉरिटी अचीव करने से या ऑन अटेनिंग नॉलेज। शायद उसको मेजॉरिटी होने बेटा ये पता ही नहीं था वो क्या है, बेनिफिट्स में एडमिटेड है। तो जब उसको नॉलेज मिलती है तो 6 महीने फ्रॉम मेजॉरिटी, और जब नॉलेज मिलती है विच एवर इज लेटर, उसको ये फैसला लेना है कि वो कंटिन्यू करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। अब अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसको नोटिस देने की जरूरत है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो बता दे, अच्छी बात है। नहीं भी बताएगा तो 6 महीने तक अगर चुप रहेगा तो हम मान लेंगे वो पार्टनर के रूप में कंटिन्यू करना चाहता है। तो बेटा बोलना जरूरी कब है? बोलना जरूरी तब है जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको मेजर होने के बाद इस फॉर्म के अंदर पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसके लिए समय कितना है आपके पास? 6 महीने का समय। देखें, विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स व्हिच एवर इज लेटर। तो या तो आपको पता बाद में चला तो बाद वाली डेट, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेजॉरिटी, द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल रिमेन ए पार्टनर और लीव द फर्म। Where he has elected not to become a partner, he will give a public notice that he has elected not to become the partner. But if he fails to give such notice, he shall become partner on the expiry of said 6 months. तो 6 महीने के बाद आप पार्टनर मान लिए जाओगे। अब दो कहानियां हैं। या तो बेटा आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी 6 महीने के अंदर आपने पार्टनर बनने के लिए एग्री कर लिया, या कुछ नहीं बोला तो भी आप क्या बन गए, पार्टनर बन गए। ऐसे पार्टनर के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं, यानी कि जो अब फुल फ्लेज पार्टनर बनने को तैयार है। इसके अधिकारों में बेटा कोई अंतर नहीं आएगा, ये बिल्कुल वही शेयर और प्रॉफिट लेता रहेगा जो ये माइनॉरिटी के दौरान लेता था, लेकिन इसकी लायबिलिटीज में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अब ये सारे डेट्स के लिए लायबल होगा, और उस दिन से नहीं जिस दिन से इसने पार्टनर बनने के लिए एग्री किया है, उस दिन से जब से ये क्या एडमिट हुआ था, बेनिफिट्स में एडमिट हुआ था। तो आपके पूरे बचपन के 10 साल अगर आप बेनिफिट्स में एडमिटेड रहे थे, तो उन 10 सालों की लायबिलिटी भी अब मेजर होने पर आपको क्या करनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं बेटा इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। तो हमने क्या लिखा, इफ अ माइनर बिकम्स अ पार्टनर ऑन हिज विलिंगनेस, या तो अपनी इच्छा से, और बाय हिज फेलियर टू गिव अ पब्लिक नोटिस, हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर एज फॉलोस। He becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. His share in property and profits of the firm remains the same to which he was entitled as a minor. बेटा यही बात जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, या मैंने यहाँ भी लिख दिया है, if he elects to become a partner then he is entitled to share to which he was entitled as a minor. तो अधिकार ये है कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लायबिलिटीज में जमीन आसमान का बदलाव आएगा। और आखिरी बात, अगर ये इलेक्ट करता है कि बेटा ये पार्टनर नहीं बनना चाहता, कोई बात नहीं, नहीं बनना चाहता, तो जिस दिन तक बेटा ये फैसला लेगा, क्योंकि 6 महीने लगा देगा, उस 6 महीने में ये था तो मेजर,
लेकिन क्या उस 6 महीने में इसके ऊपर लायबिलिटी आएगी? नहीं बेटा, जब तक ये फैसला नहीं लेता तब तक ये माइनर ही माना जाएगा और माइनर वाले राइट्स और लायबिलिटीज इस पे लगते रहेंगे। जैसे ही ये फैसला करके हमें बता देगा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उस दिन से इसका शेयर निकालेंगे और ये शेयर इसको हैंड ओवर कर देंगे। उस दिन के बाद से बेटा इसके शेयर के ऊपर कोई फ्यूचर लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं कर पाएगी। तो मान लीजिए जिसने 10 तारीख को नोटिस दिया, 12 तारीख को आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई, वो लायबिलिटी किसको पास ऑन नहीं हो सकती है? माइनर को लायबल पास ऑन नहीं हो सकती। माइनर का शेयर उसी दिन निकाल लीजिए जब वो नोटिस दे देता है कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है। और क्योंकि बेटा अब ये रिश्ता तोड़ के जा रहा है, इस दौरान ही आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है? सूट फाइल भी कर सकता है। तो आखिरी बात, इफ ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, his rights and liabilities continue to be those of a minor up to the date of giving public notice. He shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. तो जिस दिन इसने नोटिस दे दिया उसके बाद फर्म भले बेटा करोड़ों के लोन ले ले, इसको कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू sue the partners for his share in the profits. क्योंकि अब रिश्ता तोड़ के जा रहा है, इस समय ये क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। तो ये बेटा पूरा कंसेप्ट है आपका माइनर का। तो माइनर के कंसेप्ट को मोटा मोटा 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पहले माइनर बेनिफिट्स में एडमिट होता है, ड्यूरिंग माइनॉरिटी उसके राइट्स, उसके लायबिलिटी, मेजर होने पे उसका ऑप्शन, देन मेजर होने पे अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बन जाता है तो उसके अधिकार, और अगर वो डिसाइड करता है वो पार्टनर नहीं बनता तो उसके अधिकार और लायबिलिटीज। ये पूरा कंसेप्ट है जो आपको कहां कवर करना है? 30 के अंदर, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है जी, दूसरा टॉपिक पूरा हो गया। कमिंग टू बचे हुए बेटा 5 टॉपिक एक ही चार्ट में लगाए मैंने सारे। इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर होता क्या है सर? एक ऐसा पार्टनर जो एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर बाद में एडमिट कर लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इनकमिंग पार्टनर। तो सर एक फर्म चल रही थी, एबीसी पार्टनर थे, एक डी पार्टनर बाद में एडमिट होता है। अगर ये पार्टनर बेटा डी पार्टनर बाद में एडमिट होता है तो सवाल ये उठता है, मान लीजिए बेटा ये एग्जाम्पल था कि एबीसी एक फर्म चल रही थी, बाद में क्या आया? एक डी पार्टनर बीच में घुस गया। 31 ये कहता है जी सबसे पहले तो ये डी पार्टनर जो बाद में घुस रहा है, ये केवल इनकमिंग पार्टनर आ ही तब सकता है जब ए बी सी तीनों इस बात के लिए एग्री कर जाए। यही बात बेटा 29 में पड़ी थी, जहां 31 की बात जिक्र आया कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये वाली बात 31 की पहली बात होगी कि सबका कंसेंट चाहिए। उसके बाद एक बार इसको बेटा सबके कंसेंट के साथ पार्टनरशिप में ले आए आप, 2 सवाल उठने वाले हैं। नंबर 1, जब ये पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा, जिस दिन से ये एडमिट हो गया उस दिन के बाद से बेटा ये फर्म की सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि आज से पार्टनर है। तो आपके आने के बाद जितने फ्यूचर डेट्स होंगे, जितने एक्ट्स होंगे फर्म के, उसके लिए आप जिम्मेवारी उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मेरे आने से पहले क्योंकि फर्म चल रही थी, क्या मैं मेरे आने से पहले के जो पास्ट एक्ट्स हैं, पास्ट डेट्स हैं, उनकी लायबिलिटी भी उठाऊंगा? द जनरल आंसर इज नो, बिकॉज बेटा वो एग्रीमेंट किसके किए हुए थे? ए बी सी के किए हुए थे। मान लीजिए किसी एक्स से उन्होंने लोन ले रखा है, तो वो एग्रीमेंट एक्स और किसके बीच में है? ए बी सी के बीच में है। मैं डी बीच में कहां से आ गया? तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बट क्योंकि बेटा आप पार्टनरशिप में एडमिट हो रहे हैं, ए बी सी आपको ये लग्जरी नहीं देने वाले कि तुम हमारे असेट में तो हिस्सा ले लो, लेकिन तुम हमारे लायबिलिटीज में क्या मत लो? हिस्सा मत लो। तो अक्सर डी को किससे एग्रीमेंट करना पड़ता होगा? ए बी सी से ये एग्रीमेंट करना पड़ता होगा कि ना केवल मैं आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लूंगा, बल्कि आज तक जो आपकी लायबिलिटी है उसमें भी मेरा क्या होगा? हिस्सा होगा। तो पास्ट डेट बेटा आपके ऊपर तब आता है जब ये इनकमिंग पार्टनर किसके साथ एग्रीमेंट करता है? पार्टनर्स के साथ एक्सप्रेसली एग्रीमेंट करता है कि ये पास्ट डेट की लायबिलिटी उठाएगा। लेकिन मान लीजिए बेटा डी ने एबीसी के साथ एग्रीमेंट कर भी लिया, एक्स ने आकर ए से पैसे मांगे, बी से पैसे मांगे, सी से मांगे, इन्होंने बाद में अपना हिस्सा किससे मांगा? डी से भी मांगा, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन क्या एक्स डायरेक्टली डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर पाएगा? नहीं। अभी भी प्रॉब्लम क्या है बेटा? एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? एबीसी के साथ हुआ है। क्रेडिटर आपके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता? सूट फाइल नहीं कर सकता। क्रेडिटर आपके अगेंस्ट कब सूट फाइल कर सकता है? जब आप जाकर बेटा किसके साथ एग्रीमेंट करो? क्रेडिटर के साथ भी एग्रीमेंट करो कि देखो अभी तक ए बी सी पैसा लेके बैठे थे, आज से मैं इनका पार्टनर बन गया हूं, मुझे भी अपना क्या मान लो? डेटर मान लो, मैं भी तुम्हें कल से पैसे देने की जिम्मेवारी रखता हूं। तो इस केस में बेटा जब एक्स और डी आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, तब जाकर एक्स किसके अगेंस्ट सूट फाइल पाएगा? डी के अगेंस्ट। तो अगर हम बोलें तो पास्ट डेट्स की कहानी क्या है सर? पास्ट डेट की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली नहीं आती है। पास्ट डेट के लिए एक इनकमिंग पार्टनर केवल और केवल तब लायबल होता है, नंबर 1 जब वो पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर ले,
इस केस में वो केवल पार्टनर्स के प्रति लायबल है। नंबर 2, किसके साथ एग्रीमेंट करे, क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट करे, तब जाकर उसकी पास्ट डेट की लायबिलिटी अराइज होती है। ये पूरा कंसेप्ट है बेटा 31 का। तो 31 में पहले हमने बात लिखी, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन अ फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फ्यूचर डेट्स के लिए he is liable for the debts and the acts of the firm only from the date he is admitted to the partner. He can admitted as a partner, he cannot be held liable for the old debts of the firm. लेकिन हमने कहा जी ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि ओल्ड के लिए लायबल नहीं हो सकते, ओल्ड के लिए लायबल हो सकते हैं। He may however agree to be liable for the debts existing prior to his admission, but such agreeing will not give the creditor any right of suing him because of absence of privity of contract, because उसके साथ कोई contract नहीं हुआ। He will be liable to other co-partners only. The creditors can make him liable if he has agreed with them expressly or impliedly for being liable for the past debts. तो creditor इसके अगेंस्ट सूट फाइल तब कर पाएंगे जब creditor के साथ इसने क्या किया है, अलग से एग्रीमेंट किया। एक इंपॉर्टेंट बात और बेटा, इनकमिंग पार्टनर का मतलब ही क्या होता है कि एक फर्म चल रही थी जिसके अंदर एक पार्टनर एडमिट किया गया। इनकमिंग पार्टनर का सेक्शन एक जगह नहीं लगता। जहां एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है, और जो बचा हुआ पार्टनर है वो कहता है मैं किसी और को एडमिट कर लेता हूं। प्रॉब्लम ये है बेटा, कहां एडमिट करोगे? जैसे ही वो एक आपका दूसरा पार्टनर छोड़ के गया था, आपकी फर्म उसी क्षण क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो इनकमिंग पार्टनर का कंसेप्ट वहां नहीं लगता जहां 2 पार्टनर थे जिनमें से एक चला गया और रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहा है, किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे केस में रिमेनिंग पार्टनर क्या ही करेगा, वो फॉर्म बंद हो चुकी है, अब वो एक नई पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहे तो करे, बिकॉज इनकमिंग के लिए जो वेरी प्रिजम्पशन है वो क्या है, एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर आप पार्टनर बन रहे हैं। अगर फॉर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती तो आप इनकमिंग पार्टनर कहां बनेंगे? तो ये बात बेटा उन्होंने आखिरी में लिखी हुई है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर्स which is automatically dissolved by the death of one of them. In this event, there is no partnership at all for any new partner to be introduced into the firm without the consent of others. तो प्रैक्टिकली इस समय क्या नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं है, तो ऐसे केस में कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। सही बेटा। 32 बात करता है रिटायरमेंट की। 32 के अंदर बेटा टोटल 4 सबसेक्शंस हैं। 32(1) ये बताता है जी एक पार्टनर रिटायर कैसे कैसे होता है। उन्होंने कहा जी कोई भी पार्टनर रिटायर 3 तरीकों से होता है। नंबर 1, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से रिटायर हो सकता है। अगर आपके एग्रीमेंट में रिटायरमेंट का कोई तरीका बताया हुआ है कि हाँ आप नोटिस दोगे, मेजॉरिटी पार्टनर एग्री करेंगे, 6 महीने का नोटिस देके जाओगे, जो लिखा हुआ है उस तरह से रिटायर होगे। और अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो कोई पार्टनर किसी दिन अपने रिटायरमेंट का नोटिस बाकियों को दे दे, उस दिन से वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। तो 3 तरीके लिखे हुए बेटा कहां पर, 32(1) में, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। कुछ नहीं लिखा हुआ आपके एग्रीमेंट में तो सारे पार्टनर से कंसेंट चाहिए। एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से। और अगर पार्टनरशिप कैसी है, विल है, तो किसी से कुछ नहीं पूछना, नोटिस दो और तुम क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। अब फिर वही कहानी बेटा, अगली 3 बातें। अगर मान लीजिए बेटा एक पार्टनरशिप में से मैं रिटायर हो जाता हूं, ये आपका एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ABC बेटा पार्टनरशिप फर्म चल रही थी और इसमें से C पार्टनर इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, रिटायर करके जा रहा है, यहां पर वो छोड़ के चला गया। फिर वही प्रॉब्लम, जब छोड़ के चले गए बेटा आज तक के काम आपके और आने वाले काम फर्म के। पहली बात, पास्ट डेट्स। जस्ट बिकॉज आप फर्म छोड़ के जा रहे हो, डज दैट मीन कि जो आपके रहते हुए फर्म ने लायबिलिटियां उठाई, आप ABC बनकर लोन लेने गए, आज C उसमें से जा रहा है तो C की लायबिलिटी खत्म? नहीं सर, C की लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करती रहेगी, भले ही आप क्या करे जाओ, फर्म छोड़ के चले जाओ। तो आपके फर्म छोड़ के चले जाने से आपके किए हुए कर्मों का फल जो आपने भुगतना है वो खत्म नहीं हो जाएगा। आपने पार्टनर बनते समय जो जो लोन लिए थे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, कल को जब टाइम आएगा तो आपके अगेंस्ट भी सूट आएगा, भले ही आप फर्म छोड़ के चले गए हो। लेकिन अगर जाते जाते बेटा आप 2 जगह से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, छुटकारा दिलवा दें, 2 एग्रीमेंट कर लें, एक A और B के साथ कि भाई मुझे माफ करो, तुम भुगत लेना लोन, और इससे बेहतर क्या है बेटा जाके क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट कर लें कि आप A और B से रिकवर कर लीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रिलीज कर दीजिए। ऐसे केस में आपकी पास्ट डेट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बेटा इनकमिंग में पास्ट डेट की लायबिलिटी सर पे ली जाती है, जाते समय पास्ट डेट की लायबिलिटी क्या करवानी पड़ती है, एग्रीमेंट से खत्म करवानी पड़ती है। तो A और B के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर के साथ करना पड़ेगा,
और किसके साथ करना पड़ेगा, अपने क्रेडिटर के साथ, तब जाकर आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, अदरवाइज आप पास्ट डेट्स के लिए लायबल रहेंगे। फिर से दूसरी प्रॉब्लम, चलो ठीक है पास्ट डेट्स को तो मैंने जैसे कैसे संभाल लिया, क्या मैं फर्म छोड़ के चला जाता हूं, मैं फर्म के फ्यूचर एक्ट्स के लिए भी लायबल होऊंगा? यस, आप बेटा फर्म के फ्यूचर एक्ट्स के लिए भी लायबल होते रहोगे बिकॉज ऑफ होल्डिंग आउट, बिकॉज दुनिया आज भी आपको क्या मानेगी, पार्टनर मानेगी। तो ये डबल प्रॉब्लम है, आपके कामों के लिए फर्म लायबल होती रहेगी, फर्म के कामों के लिए आप लायबल होते रहोगे। तो क्योंकि दोनों को ही डर लगा रहता है कि ये छोड़ के तो जा रहा है, पता नहीं बाहर जाकर क्या करेगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा मैं छोड़ के तो जा रहा हूं, पता नहीं ये पीछे से क्या कर लेंगे, तो आप तब तक फ्यूचर डेट्स के लिए लायबल रहेंगे और आपके काम के लिए तब तक फर्म लायबल रहेगी जब तक क्या ना दे दिया जाए, पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए। तो 32(3 बात करता है बेटा फ्यूचर डेट्स की, जो ये कहता है जी एक आउटगोइंग पार्टनर सारे के सारे पास या कह लीजिए अपने फ्यूचर डेट्स के लिए उस फर्म के कामों के लिए लायबल रहता है, और फर्म उस आउटगोइंग पार्टनर के कामों के लिए लायबल रहती है जब तक क्या ना दिया जाए, एक पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट ना दे दिया जाए। और ये पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है, क्योंकि बेटा दोनों को इंपैक्ट पड़ता है, तो पब्लिक नोटिस आउटगोइंग पार्टनर भी दे सकता है और पब्लिक नोटिस जो बचे हुए पार्टनर है पीछे वो भी दे सकते हैं। दोनों के देने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी पब्लिक नोटिस दे दे क्या माना जाएगा, पब्लिक नोटिस माना जाएगा। तो 32(1 बेटा ये बताता था आपकी रिटायरमेंट कैसे कैसे होती है, 2 ने बताया पास्ट का क्या करना है, 3 ने बताया फ्यूचर में तब तक लायबल रहोगे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, और पब्लिक नोटिस कौन कौन दे सकता है ये कौन बताता है, 32(4 बताता है। तो टोटल 4 सबसेक्शन है जो कहां बताए गए हैं, 32 के अंदर। 32(1 हमने कवर कर लिया कैसे कैसे रिटायर होते हैं। 32 में लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर एक्ट्स डन प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, he continues to be liable for all acts of the firm done before his retirement. He may free himself from his liability towards third parties for the debts of the firm incurred before his retirement by an agreement with third parties and the partners of the reconstituted firm. Partners alone cannot give this freedom to the retiring partner. He may be discharged only if the creditors agree. तो सिर्फ पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको किसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर के साथ। फिर लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर डेट्स के लिए, ही कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर रिटायरमेंट until a public notice is given of the fact of retirement. Similarly, the partners of reconstituted firm also continue to be liable for acts of the retired partner done after the retirement until a public notice is given of the retirement. और public notice दे कौन सकता है, it may be given either by the retiring partner or by a partner of reconstituted firm. एक बेटा आप बात पढ़ के आए थे, एक जगह पब्लिक नोटिस नहीं देना होता है, अगर आप डॉर्मेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो आपको जाते समय क्या नहीं देना है, पब्लिक नोटिस नहीं देना है। फिर बेटा अगली बात, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन क्या होता है बेटा, पार्टनर जब अपनी इच्छा से जाता है वो रिटायरमेंट है, जब आप उसे जबरदस्ती फर्म से निकाल देते हैं वो एक्सपल्शन है। अब पहली बात सवाल ये उठता है कि क्या एक पार्टनर को फर्म से एक्सपेल किया भी जा सकता है। 33 कहता है जी एक पार्टनर को एक्सपेल तभी और तभी किया जा सकता है अगर एक्सपेल करने की ताकत पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर है। यानी कि बेटा अगर आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपेल करने की ताकत ही नहीं है तो 33 सेक्शन आपके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है ही नहीं, तब आप अपने पार्टनर्स को एक्सपेल कर ही नहीं सकते। तो पहली रिक्वायरमेंट जो 33 की है कि आपके एग्रीमेंट के अंदर एक्सपल्शन की ताकत होनी चाहिए। नंबर 2, अगर ताकत है भी सही तो ये ताकत मेजॉरिटी पार्टनर्स के कंसेंट से एक्सरसाइज होनी चाहिए। और नंबर 3, ये ताकत गुड फेथ में एक्सरसाइज होनी चाहिए। 3 एसेंशियल पूरे करने हैं। नंबर 1, आपकी पावर ऑफ एक्सपल्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने एक्सरसाइज की होनी चाहिए। और नंबर 3, ये कैसे एक्सरसाइज होनी चाहिए, गुड फेथ में। गुड फेथ में एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, गुड फेथ में एक्सरसाइज करने का मतलब है बेटा 3 बातें पूरी करना। क्या क्या? नंबर 1, जब आप किसी पार्टनर को एक्सपेल करने जा रहे हैं उसको एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देकर उसे एक मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात आकर रख सके। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सपल्शन हो रहा है ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ेगा कि इस पार्टनर को निकाल देने से फर्म को क्या फायदा होता है। अगर ये 2 पार्टनर्स की आपसी लड़ाई पर्सनल स्कोर सेटल करना लगा कि नहीं नहीं मुझे ये बंदा पसंद नहीं है मैं इसलिए इसको निकाल रहा हूं, ऐसे ग्राउंड नहीं चलते हैं। आपको क्या ग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से इसको निकालने से फर्म का बेनिफिट होगा। तो जब ये 3 बातें बेटा पूरी हो जाती हैं, इनको बोलते हैं, ये क्या है,
दिस इज अ टेस्ट ऑफ गुड फेथ। जो ऊपर थर्ड पॉइंट था वो थर्ड पॉइंट अपने में से 3 पॉइंट निकाल लेता है। गुड फेथ कब होता है? द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस एंड ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और अच्छा, अगर आपने कोई कंडीशन तोड़ के एक्सपल्शन करी तो एक्सपल्शन क्या होगी? इनवैलिड होगी। वो पार्टनर को वापस से आपके फॉर्म में क्या कराया जा सकता है? रीइंस्टेट कराया जा सकता है बाय द कोर्ट्स। और जनरली बेटा पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, गुड फेथ वाला। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या गुड फेथ पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर क्वेश्चन इस पे होगा जहां आपको दिख रहा होगा कि ये पर्सनल लड़ाइयां सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। इसमें कहीं भी इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बेटा, एक पार्टनर जब एक्सपेल हो जाता है उसके बाद फिर वही मुसीबतें, उसके पास डेट्स की लायबिलिटीज, उसके आने वाले समय की लायबिलिटीज, पब्लिक नोटिस। इन्होंने दोबारा से मेहनत ही नहीं करी। उन्होंने कहा अगर आप 33 में एक्सपेल करोगे तो 32 सबसेक्शन 2, 3 और 4 बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई करेगा जैसे वो कहां अप्लाई करता है? रिटायरमेंट के केस में अप्लाई करता है। इसलिए बेटा 32, 2, 3, 4 याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो ना केवल 32 में अप्लाई करता है, वो 33 में भी क्या करता है? एज इट इज अप्लाई करता है। तो पार्टनर को आप निकालो या वो चला जाए, बस वहां तक डिफरेंस है। उसके आगे जो कहानी है पास्ट डेट, फ्यूचर डेट, पब्लिक नोटिस की, वो क्या है? बिल्कुल सेम कहानी है। ठीक है जी। उसके बाद 2 छोटी छोटी बातें, इंसॉल्वेंसी और डेथ। इंसॉल्वेंसी और डेथ बेटा लगभग बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है। इंसॉल्वेंसी और डेथ में दोनों में एक बात कॉमन है कि जब तक पार्टनर्स अदरवाइज एग्री नहीं करते, किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने से आपकी फर्म उसी समय डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए बेटा जनरली बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म में क्या नहीं होती? परपीचुअल सक्सेशन नहीं होती। एक भी पार्टनर की डेथ हो जाने से, एक भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से पूरी फर्म क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। लेकिन अनलेस पार्टनर्स एग्री अदरवाइज, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे तो कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो किसी एक की डेथ होने पर या किसी एक के इंसॉल्वेंट होने पर पूरी की पूरी फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। देन अगर बेटा बंद हो गई फिर तो बात ही खत्म, फिर तो हम सीधा सलांग मार के कहां जाते हैं? डिसोल्यूशन टॉपिक के ऊपर कि डिसोल्यूशन में क्या करना होता है। अगर ये लोग एग्री करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या करना है? तो बेटा जैसे ही एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, इसको बोलते हैं जैसे ही एडजुडिकेशन आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उस क्षण से वो व्यक्ति आपका पार्टनर नहीं रहेगा। उसी क्षण उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए और आज के बाद से आप उसके कामों के लिए और वो आपके कामों के लिए बिल्कुल लायबल नहीं होगा। कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जैसे ही ऑर्डर आया उसी क्षण से हमारा पार्टनर नहीं है, उसी क्षण उसका शेयर निकल जाएगा। उस क्षण के बाद जो लायबिलिटी आ रही है वो नहीं भुगतेगा, उसका शेयर नहीं भुगतेगा, ना हम उसके कामों की जिम्मेवारी उठाएंगे। और इस सब के लिए क्या नहीं चाहिए? कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये इंसॉल्वेंसी की कहानी। तो पहले हमने क्या लिखा जी? पहले मैंने बेसिक बात आखिरी पॉइंट में लिखी है। ऑर्डिनरली बट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ज्यादातर डिसोल्यूशन हो जाती है, but the partners are competent to agree among themselves that the adjudication of a partner as insolvent will not give rise to dissolution of firm. अगर वो ऐसा एग्री करते हैं, the insolvent partner cannot be continued as a partner. He will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made. The estate of insolvent partner, यानी कि जो उसका हिस्सा बन रहा है, is not liable for the acts of the firm done after the date of order of adjudication. The firm is also not liable for any act of the insolvent partner done after the date of order of adjudication. कोई पब्लिक नोटिस चाहिए इस केस में? कोई बेटा ये काम करने के लिए ना, वैसे नॉर्मल रिटायरमेंट में आपको पब्लिक नोटिस चाहिए होता है कि हमारे कामों के लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा, उसके कामों के लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट का जब ऑर्डर आता है कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है इस केस में। और ऐसी बेटा डेथ की कहानी, ऑर्डिनरली किसी भी पार्टनर की डेथ होने से फर्म बंद हो जाती है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहें तो करें। जिस दिन डेथ होगी आप उस डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है वो अब कंपनी की, कह लीजिए फर्म के फ्यूचर डेट्स के लिए क्या नहीं होगा? लायबल नहीं होगा। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसको हैंडओवर कर दीजिएगा। यहां तो बेटा वो डर भी नहीं होता कि उसके कामों के लिए हम जिम्मेवार होंगे कि नहीं, क्योंकि पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो यहां तो बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि फर्म के कामों के लिए क्या उसका शेयर लायबल किया जा सकता है? नहीं। उसके डेथ के बाद, जो उसके डेथ के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी फर्म पे आती है, उसका हिस्सा किसके पास नहीं जाएगा? ना उस पार्टनर की एस्टेट में से माइनस होगा, ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ देगा। तो जिस क्षण डेथ हुई
उस क्षण शेयर निकालिए, उसका अमाउंट सर्टेन हो गया है, इसके बाद से वो क्या नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी नहीं उठाएगा। तो ऑर्डिनरली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इफ द अदर पार्टनर सो एग्री द फर्म मे नॉट बी डिसॉल्व्ड अनलेस द फर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स। हाँ, अगर थे ही 2 पार्टनर तो बेटा एक की डेथ होने पे फर्म क्या ही होगी, बंद होगी, कोई चारा नहीं है। वेयर द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसकी प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। हिज एस्टेट इज लायबल ओनली फॉर दोज लायबिलिटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नो पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू रिलीव द डिसीज्ड पार्टनर्स एस्टेट फ्रॉम फ्यूचर लायबिलिटी। तो कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत यहां पर नहीं होती है। ये हो गए बेटा आपके 7 बातें, जहां पर हमने कहा जी एक पार्टनरशिप के अंदर 7 तरीके हैं जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा। एक ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट 29, माइनर एडमिटेड किया है 30 में, इनकमिंग पार्टनर 31 में, रिटायरमेंट किया है 32 में, एक्सपल्शन 33 में, इंसॉल्वेंसी 34 में और डेथ 35 में। अब इसके बाद बेटा 3 सेक्शन और हैं, 36, 37, 38। विद दैट ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 36, 37, 38 क्या कहता है? 36 कहता है जी आपने देखा आपका आउटगोइंग पार्टनर कई कारणों से फर्म छोड़ के गया, रिटायरमेंट की वजह से फर्म छोड़ के गया, डेथ की वजह से फर्म छोड़ के गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से डेथ फर्म छोड़ गया, एक्सपल्शन की वजह से छोड़ के गया। इसमें डेथ वाला केस हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। बाकी सब केस में एक समस्या है बेटा, वो पार्टनर जीवित है, और वो पार्टनर जीवित है, कई जगह अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है, कई जगह आप निकाल रहे हो, कई जगह शायद इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन जीवित तो है। क्या और जीवित है तो बेटा क्या बाहर जाकर कोई और काम करना चाहेगा? यस, ऐसा तो है नहीं कि सन्यास ले लेगा आपकी फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या वो बाहर, अब जब आपकी फर्म को छोड़ के जाता है, क्या एक आउटगोइंग पार्टनर आपके फर्म जैसा कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? तो ये बात बेटा हैंडल करता है कौन? 36, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। क्या कहता है 36? उसने कहा जी किसी भी आउटगोइंग पार्टनर का अधिकार बनता है कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ना केवल कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है बल्कि उस बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है। तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर आके चिढ़ा कर अपना बोर्ड लगा के चला जाएगा, आप नहीं रोक सकते उसको। तो वो कंपीटिंग बिजनेस भी करेगा और एडवर्टाइज भी करेगा, बट 3 काम नहीं करेगा। आपके फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने आप को आपका पार्टनर नहीं दिखाएगा, और नंबर 3 उन पर्संस को, उन लोगों को, उन कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा जो आपकी फर्म से डील करते हैं। तो यानी कि उसके जो रिश्ते, जो क्लाइंट आपका पार्टनर रहते समय बने, उनको वो अपने बिजनेस में नहीं ले जा पाएगा। 3 काम नहीं करेगा, अपने आप को पार्टनर नहीं दिखाएगा, अपना आपका नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, और उन पर्संस को सॉलिसिट नहीं करेगा जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके पार्टनर रहते समय वो सॉलिसिट किया करता था। लेकिन बेटा ये जो 3 रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, इन 3 के ऊपर क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में उसको अलाउ करना चाहें कि जा कर ले हमारा नाम इस्तेमाल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जा तेरे टूटते हैं कस्टमर तो टूट तोड़ के दिखा हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी उसकी रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहो तो हटा लो। अदरवाइज आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो कंपीटिंग कर सकता है, ऐड कर सकता है, 3 काम नहीं कर सकता है। आप लीनियंट होना चाहो, ये 3 काम भी उसको अलाउ कर दो। मैं लीनियंट नहीं होना चाहता बेटा, मैं और स्ट्रिक्ट होना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आउटगोइंग पार्टनर जो मेरी फर्म छोड़ के जा रहा है वो मेरे जैसा कंपीटिंग काम नहीं करेगा मेरे आसपास के इलाके में कुछ समय तक। क्या ऐसे किया जा सकता है? यस। तो बेटा आप रिस्ट्रिक्शंस लूज भी कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शंस क्या कर सकते हो? टाइट भी कर सकते हो कि हम तुम्हें कंपीटिंग काम नहीं करने देंगे। बट जब आप इस तरह का एग्रीमेंट उसके साथ करोगे, प्रॉब्लम यह है बेटा, ये एग्रीमेंट अगेन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट है। आप एक व्यक्ति को लॉफुल काम करने से क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। तो इस एग्रीमेंट को जनरली एक्सेप्शन बनाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और एक्सेप्शन में कंडीशन ये डालनी पड़ती है कि जो ये एग्रीमेंट है ये रीजनेबल इन टाइम एंड स्पेस होना चाहिए। रीजनेबल इन टाइम एंड स्पेस होना चाहिए, यानी कि पूरे जीवन काल के लिए नहीं रोक सकते और पूरी दुनिया में करने से नहीं रोक सकते। तो आसपास का इलाका, स्पेस, लिमिटेड टाइम, तो रीजनेबल टाइम और स्पेस के अंदर आप उसको कंपीटिंग करने, बिजनेस करने से रोक सकते हो। अगर ऐसा एग्रीमेंट करोगे तो ये वैलिड एग्रीमेंट होगा। तो बेटा इसके नीचे पहले हमने देखा जी, an outgoing partner may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business, but subject to contract to contrary he may not use the name of the firm, represent himself as carrying on the business of the firm or solicit
द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी पार्टनर। साथ साथ आप चाहें तो टाइट भी कर सकते हैं। अ पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर्स दैट ऑन सीजिंग टू बी पार्टनर he will not carry on any business to similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act. Such an agreement is valid if the restrictions imposed are reasonable. तो हम 27 को वो रूल कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा बशर्ते ये कंडीशंस क्या हो, रीजनेबल हो। अगर आपने ये कह दिया कि पूरे जीवन भर तुम्हारे कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, पूरे विश्व में तुम्हारा कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, ऐसे केस में फिर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, बिकॉज ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। ठीक है जी, ये हो गया बेटा आपका 37 कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार, 36 कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार, 37 आखिरी बात अगेन बेटा आउटगोइंग पार्टनर्स रिलेटेड शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। 37 बेटा एक आउटगोइंग पार्टनर के दो अधिकार बताता है, और यहां आउटगोइंग डिसीज्ड भी हो सकता है, यानी कि आउटगोइंग या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने कहा जी आउटगोइंग रिटायरमेंट में हो, एक्सपल्शन में हो, इंसॉल्वेंसी में हो, या डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इस आउटगोइंग पार्टनर के अधिकार क्या क्या है? सिंपल सा अधिकार है बेटा, जो इसका हिस्सा बनता होगा वो इसका हिस्सा इनको दिया जाएगा। अगर ये हिस्सा किसी कारणवश आप उसे कुछ समय तक नहीं दे पाते, इसको बोलते हैं आप सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं कर पाते, तो जब तक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आप नहीं कर पाएंगे, इस आउटगोइंग पार्टनर्स के पास दो ऑल्टरनेटिव अधिकार होंगे। या तो ये उस पैसे के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मांगेगा, या ये उस पैसे से कमाए हुआ प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा। हिस्सा जनरली तब मांगता होगा बेटा जब इसको लगता होगा हिस्सा 6% से ज्यादा बनता है, और 6% तब मांगता होगा जब ये कहता होगा कि कमाते ही कुछ नहीं, ये क्या हिस्सा देंगे, तुम मुझे 6% ही दे दो। तो ये आपको चूज करना है, आप उस पैसे के बदले जो प्रॉफिट बनता है ये कैसे निकालते होंगे बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, उसमें से आपकी कितनी थी, तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट क्या कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है। नंबर 2, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या मांग लो, 6% का प्रॉफिट मान लो। तो ये दो ऑल्टरनेटिव अधिकार हैं किसके पास, आउटगोइंग पार्टनर के पास या आउटगोइंग पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, जब तक उसको अकाउंट सेटल करके प्रॉफिट नहीं दे दिया जाता। If any member of the firm ceases to be a partner by death, retirement, insolvency, etc., and the business of the firm is carried on without any final settlement of accounts with him, then in the absence of contract to contrary, he or his legal representative shall have an option, किस बात का, to claim such profits या such share of profits made since he ceased to be partner as may be attributable to the use of his share of property। मतलब जो हिस्सा आप मुझे नहीं दे रहे हो उससे जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो मुझे दे दो, और टू क्लेम इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो दो अधिकार है बेटा, इस पे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आउटगोइंग पार्टनर का सब्सिक्वेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर अधिकार समझाइए, तो आपको 37 क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट बात, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। हमने बात की थी बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी होती है जब एक व्यक्ति आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की क्या दे देता है, गारंटी। एक स्पेसिफिक गारंटी वो होती है जब आपने एक लोन लिया, सामने वाले ने कहा मैं ऐसी गारंटी देता हूं। कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है जब वो ये कहता है मैं इस व्यक्ति के अगले 1 साल में लिए जाने वाले सारे लोन्स की क्या देता हूं, गारंटी। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। तो अगर किसी फर्म को गारंटी दी गई है या किसी फर्म की गारंटी दी गई है, किसी फर्म को गारंटी दी गई है या किसी फर्म के कंडक्ट की गारंटी दी गई है, यानी कि मान लो ये बेटा ए था, इसने बी से लोन लिया, सी ने गारंटी दी, तो ए की जगह फर्म है यानी कि फर्म की गारंटी दी गई है, या बी की जगह फर्म है, फर्म को गारंटी दी गई है, और इन दोनों फर्म्स में से किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, तो आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हो जाएगी। क्योंकि आप ये कहोगे कि जिन लोगों की मैंने गारंटी दी थी अब ये वो लोग ही नहीं रहे, लोग क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। तो एक कंटिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर के लिए रिवोक हो जाती है अगर वो फर्म जिसको आपने गारंटी दी या वो फर्म जिसकी आपने गारंटी दी, दोनों में से कोई भी क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ये बात कहां लिखी हुई है, 38 में, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। 2 नंबर तक का बेटा पेपर में 1-2 बार आया हुआ है। कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म। या तो आपने फर्म को गारंटी दी या किसी थर्ड पार्टी को फर्म की गारंटी दी, shall be revoked as to future transaction from the date of any changes in the constitution of the firm। और एक आखिरी बात बेटा, इस चीज के ना पहले पीछे कवर कराए हैं,
17 जहां उसने कहा था जी अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो भी जाए ना तो भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं जब तक वो खुद बैठ के उसे क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। तो वो 17A वाली बात बेटा मैंने यहां लगा दी दोबारा से कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन ए चेंज फॉर्म क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं अनलेस वो लोग खुद बैठकर क्या करें, उसे चेंज करें। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट, जहां हमने टोटल 10 सेक्शन कवर करी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म 29, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट 30 माइनर, 31 इनकमिंग, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपल्शन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ, 6 में आउटगोइंग पार्टनर का कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार, 37 में सब्सिक्वेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, 38 में रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। टोटल 10 सेक्शन है बेटा जो आपको याद रखने हैं कंटिन्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के। कई बार पेपर में दो क्वेश्चन, इनफैक्ट एक पेपर तो ऐसा आया था सारा का सारा 20 नंबर का पेपर ही कहां से आया पड़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन था। तो जल्दी कई बार आपको लगेगा पेपर के अंदर मेजर पोर्शन पार्टनरशिप का कहां से ही आता है, 29 से 38 के अंदर ही आया हुआ होता है। कम ठीक है जी, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो अलग अलग टॉपिक है बेटा, आपकी किताब एक साथ पढ़ाती है। पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, फिर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन की बात करें बेटा, रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना एक ऑप्शनल कंसेप्ट है, कंपल्सरी नहीं है। आप चाहें तो रजिस्टर कराएं, चाहें तो रजिस्टर ना कराएं। तो बेटा चाहें तो यहां से शुरू हो जाता है कि आप ओरल एग्रीमेंट से बनाना चाहते हैं, ओरल एग्रीमेंट से बना लें, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं, डीड बना लें, और डीड बनाने के बाद उसे रजिस्टर कराना चाहते हैं तो रजिस्टर करा लें। अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर करने की। तो रजिस्टर करना बेटा पार्टनरशिप एक्ट में एक ऑप्शनल वॉलंटरी कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो 69 सेक्शन के अंदर रजिस्टर ना कराने की कुछ डिसेबिलिटीज या कॉन्सिक्वेंस लिखे हुए हैं, और ये इतने ज्यादा सीरियस हैं, इतने ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हैं कि जनरली कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देते हैं कि आप क्या करा लें, रजिस्टर करा लें। तो कहने को तो बेटा वॉलंटरी है, बट क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है, ज्यादातर फर्म आज नहीं तो कल किस मौके अपने आप को कहां पाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अपने फर्म को क्या करा लेना चाहिए, रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो आपसे जनरली यही पूछा जाएगा कि दो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज जो किसी फर्म को एनकरेज करती है या मजबूर करती है कि वो अपने आप को क्या करे, रजिस्टर कराए। तो पहले तो हमने बेटा इसका इंट्रोडक्शन डाला ऊपर। Although the registration of firms is not compulsory, yet the consequences or disabilities of non-registration have a persuasive मतलब जो किसी को persuade करता है, बढ़ावा देता है, has a persuasive pressure for their registration। ये वो consequence है जिससे हर फर्म को हर समय लगता रहता है कि क्या करा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। These disabilities are discussed below। 3 disabilities बेटा बताई कहां गई हैं, 69 में। नंबर 1, अगर आपकी फर्म एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आपके एग्रीमेंट में लिखा है सैलरी मिलेगी, नहीं दे रहा, आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। आपको प्रॉफिट शेयर का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो पहला काम क्या है, नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और अदर को पार्टनर्स। लेकिन बेटा ये रिस्ट्रिक्शन केवल और केवल सिविल सूट फाइल करने की है। अगर दो पार्टनरों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक पार्टनर दूसरे को इंजरी पहुंचा दे, एक पार्टनर चोरी कर ले, एक पार्टनर फ्रॉड कर दे, क्या क्रिमिनल केस भी फाइल नहीं किया जा सकता? क्रिमिनल केस किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड फर्म में भी पार्टनर एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए सिविल सूट फाइल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ना केवल बेटा आप एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी उनके साथ किए गए एग्रीमेंट एनफोर्स करने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। ये ज्यादा बड़ी मुसीबत है। तो कोई मुझे मेरा पैसा नहीं दे रहा, मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं, वो सामान नहीं दे रहा, मैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। दूसरी भाषाएं बोलूं तो बेटा एक फर्म किसी के अगेंस्ट सूट फाइल तब कर सकती है जब वो दो बातें पूरी करती है। नंबर 1, फर्म रजिस्टर्ड हो और सूट फाइल करने वाले दिन आपके सारे पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार के पास एज पार्टनर्स लिखा हुआ हो। दो बातें पूरी करनी है। आप किसी के अगेंस्ट सूट तब फाइल कर सकते हैं, नंबर 1 फर्म रजिस्टर्ड हो और सूट फाइल करने वाले दिन जितने पार्टनर्स हैं उन सबका नाम किसके पास लिखा हो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास लिखा हो। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी ABC, इन्होंने रजिस्टर करा लिया, थोड़े दिन बाद बेटा C छोड़ के चला गया, ये बात हमने बताई नहीं रजिस्ट्रार को,
और उसके बाद बेटा ये ए और बी एक एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहे हैं, कर लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि बेटा रजिस्टर्ड भी हैं और ए और बी का नाम तो कहां लिखा हुआ है, रजिस्टर में लिखा हुआ है ना, क्या तकलीफ है। लेकिन आपने सी की जगह बेटा किसको ले लिया, डी को ले लिया, और अब आप सूट फाइल करना चाहते हैं नहीं, क्योंकि अब आपके पास कौन सा एक पार्टनर ऐसा है जिसका नाम कहां नहीं लिखा हुआ है, रजिस्टर में नहीं लिखवाया हुआ है, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दो रिक्वायरमेंट देखें, नो सूट इन ए सिविल कोड बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, द फर्म और एनी अदर पर्सन और ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड, सिर्फ इतना नहीं लिखा, एंड द पर्सन सुइंग, यानी कि जो उस दिन पार्टनर्स होंगे जब सूट फाइल हो रहा है, आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एज द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो दो बातें पूरी करनी है बेटा, आप रजिस्टर हो और आपके सारे पार्टनर उस दिन कहां लिखे हुए हो, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में पार्टनर के रूप में लिखे हुए हो। तीसरा, सर मैं तो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता अगर रजिस्टर्ड ना हो, क्या थर्ड पार्टीज मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती हैं? यस, थर्ड पार्टीज बेटा आपको क्या करती रहेंगी, सूट फाइल करती रहेंगी। अच्छा, फिर जब थर्ड पार्टी ने बेटा सूट फाइल किया, मैंने उनसे सेट ऑफ मांगा कि तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो, तुमने भी तो मेरे कुछ देने हैं, आओ बैठकर इन्हें क्या कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। बेटा आप सेट ऑफ नहीं मांग सकते। तो अगर आपके अगेंस्ट सूट फाइल होता है और आप अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो आप क्या नहीं मांगोगे, कोई सेट ऑफ नहीं मांग पाओगे। हाँ, सेट ऑफ तब नहीं मांग सकते अगर सूट का अमाउंट 100 रुपए या उससे ज्यादा है। अभी बड़ी बेतुकी बात है बेटा, 100 रुपए से कम के कौन से सूट होते हैं, तो 100 रुपए या उससे ज्यादा का सूट है तो उसके अंदर कोई भी सेट ऑफ आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट बात, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम। If any action is brought against the firm by a third party, then neither the firm nor its partners can claim any set off if the suit is valued of for rupees more than 100। तो तीन बेटा कॉन्सिक्वेंस, नंबर एक आप आपस में सूट फाइल नहीं कर पाओगे, नंबर एक थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट नहीं कर पाओगे, नंबर तीन अगर वो आपके अगेंस्ट करेंगे तो आप उसमें क्या नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अनरजिस्टर्ड फर्म होते हुए भी बेटा 5 काम ऐसे हैं, 5 सूट्स ऐसे हैं जो हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर एक बेटा, थर्ड पार्टी आपको सूट फाइल कर सकती है। नंबर 2, जब वो सूट फाइल करे आप सेट ऑफ मांग सकते हैं अगर सूट की वैल्यू 100 रुपए से कम है। अब लिखना तो पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे इसको कि नंबर एक, थर्ड पार्टी मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। नंबर 2, जब वो सूट फाइल करेगी तो मैं सेट ऑफ भी मांग सकता हूं अगर सूट का अमाउंट 100 रुपए से कम है। नंबर 3, एक पार्टनर बेटा कोर्ट जा सकता है अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में भी ये कहने के लिए कि फर्म डिसॉल्व करवा दो और इसके असेट्स की क्या करा दो, रियलाइजेशन करा दो, ये चल जाएगा। तो आप आपस में डिस्प्यूट्स नहीं सुलझा सकते, लेकिन द राइट ऑफ अ पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म और रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व फर्म, ये इंपैक्ट नहीं होता। नंबर 4, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर का हिस्सा मांगने के लिए अनरजिस्टर्ड फर्म में भी सूट फाइल कर सकता है। और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका ऑफिशियल रिसीवर उस पार्टनर का हिस्सा लेने के लिए क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो 5 केस बेटा जहां पर अनरजिस्टर्ड में भी सूट फाइल हो जाते हैं। थर्ड पार्टी कर लेती है, आप सेट ऑफ मांग सकते हो, डिसोल्यूशन के लिए हो सकता है, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी जो है वो प्रॉपर्टी रियलाइज करने के लिए फाइल कर सकता है, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर अकाउंट्स ऑफ द फर्म या रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। ये 5 काम आपको बताने पड़ते हैं। जब डिसेबिलिटीज पूछी जाए तो उसमें बताएं कि 3 डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन इन डिसेबिलिटीज के अलावा 5 काम ऐसे हैं जो भले ही अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो भी सूट फाइल हो जाते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि सर फिर रजिस्टर कराने का फायदा तो है कि कम से कम जरूरत पड़ने पर क्या किया जा सकती है, सूट फाइल किए जा सकते हैं, कोर्ट की मदद ली जा सकती है। लास्ट टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ाते हैं कि फिर रजिस्टर कराना कैसे होता है। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 58 का कंसेप्ट है बेटा, ये 69 है, ये क्या है, ये 58 का कंसेप्ट है। टोटल 6 स्टेप्स का पार्ट है। सबसे पहले क्या करना है सर, एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ लेके जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द स्टेट को देंगे जहां पर हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएट होने वाला है। तो एक एप्लीकेशन उठाएंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस उठाएंगे और जाके किसको दे आएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देके आएंगे। ये जो एप्लीकेशन है बेटा ये साइन की जाएगी बाय ऑल पार्टनर्स,
वो खुद साइन नहीं कर सकते तो अपने किसी एजेंट से साइन करवा दें। और इसके अंदर कुछ बेसिक बातें बताएंगे, जैसे नाम, फर्म का नाम क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, और किस किस जगह पे बिजनेस कर रही है, किस दिन सारे पार्टनर ज्वाइन किए, उनके पूरा नाम, एड्रेस और कितने समय के लिए फॉर्म बना रहे हो। ये सब बातें कहां बतानी है, इस फॉर्म में बतानी है। 2 पॉइंट पूरे हो गए। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार और फॉर्म को देके आनी है। इस एप्लीकेशन को सारे पार्टनर्स या उनके एजेंट साइन करेंगे और कुछ प्रिस्क्राइब्ड बातें इसमें बताएंगे। इसमें बेटा एक बात आपने बताई, फॉर्म का नाम क्या होगा। जैसे आप फॉर्म का नाम इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिख के देंगे, एक काम रजिस्ट्रार चेक करेगा कि इस नाम के अंदर क्या इनमें से कोई वर्ड तो नहीं है। तो द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन वर्ड्स लाइक क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये बेटा सब ब्रिटिश के टाइम के वर्ड हैं। इसमें सिर्फ आज का काम का वर्ड क्या रह गया है, और एनी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस इंप्लाइंग अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो ये दिखा रहा है आपको सरकार का क्या प्राप्त है, संरक्षण या उनकी हेल्प, पैट्रोनेज प्राप्त है, ऐसा कोई वर्ड नाम में नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय, इंडियन, इस तरह प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के वर्ड क्या नहीं होने चाहिए, नाम में नहीं होने चाहिए। तो ये बात रजिस्ट्रार चेक करेगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात, जब रजिस्ट्रार बेटा सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, 58 की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो गई हैं, वो एक रजिस्टर में एंट्री डालेगा और आपको क्या इशू कर देगा, एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। उस दिन से आपकी फर्म रजिस्टर की हुई मान ली जाएगी। 4 बातें पूरी होगी। फिर सर मैं बहुत कुछ बता के आया हूं रजिस्ट्रार को, मेरा नाम, मेरे पार्टनर का नाम, कब बने, उनके नेम, उनके एड्रेस। अगर किसी में भी कोई चेंज होता है, कल को आपको कोई नया पार्टनर आता है, कोई जाता है, कोई पार्टनर अपना एड्रेस बदलता है, एनी चेंज टेक प्लेस इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको देके आनी है, रजिस्ट्रार को देके आनी है। 5 बातें होगी। और आखिरी बात, बेटा रजिस्ट्रेशन करनी कब होती है, जब फॉर्म बनती है जरूरी तब करनी है, नहीं आप बाद में कभी भी क्या कर सकते हो, फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हो। द रजिस्ट्रेशन में बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉर्म। जनरली हमने देखा है बेटा ये तब करना होता है जब आपको सूट फाइल करने की जरूरत पड़ती होगी, तो सूट फाइल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने सूट इनिशिएट कर दिया और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करी तो आपका वो सूट डिसमिस ही होगा, क्योंकि जब आपने सूट इनिशिएट किया उस समय आप क्या नहीं थे, रजिस्टर नहीं थे। तो सही तरीका यह है कि अगर आपने सूट इनिशिएट कर दिया है और आपको रियलाइज हुआ ओहो हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस सूट को विड्रॉ कर लीजिए, रजिस्टर कराइए और दोबारा से क्या करिए, सूट फाइल करिए। तो लास्ट बात हमने 6 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन में टेक प्लेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप when the firm intends to initiate a suit in a court of law to enforce right arising out of a contract. Registration must be effective before the suit is initiated, otherwise the court will not entertain such suit. Registration may also be effective even after a suit has been initiated, but in this case it is necessary to withdraw the suit, get the firm register and then file a fresh suit. तो 6 बातें बेटा कौन कौन सी हो गई। पहली, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ डालनी है। एप्लीकेशन सारे पार्टनर साइन करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड बातें बताएंगे, उसमें एक नाम बताएंगे तो नाम में कुछ वर्ड नहीं होने चाहिए। नंबर 4, रजिस्ट्रार आपकी सारी चीज़ों को चेक कर कर आपका नाम रजिस्टर में डालेगा, एक सर्टिफिकेट देगा। जो भी चेंजेस बेटा आप करोगे वो सारे चेंजेस टाइम टू टाइम बताते रहने हैं, और रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम पर की जा सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ कहाँ करनी होती है, फॉर्म बनाते समय। ये बेटा आपका कंसेप्ट हो गया रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 58 और साथ में सेक्शन 69। 58 थोड़ा कम आता है, ज्यादा क्या आता है 69 आता है, जहां पे जनरली आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। लास्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, 39 से लेकर बेटा 49 का 11 सेक्शन का कंसेप्ट। अब इसमें से भी 2-3 जगह से बहुत क्वेश्चन आता है। पहले बेटा 39 डिफाइन करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती क्या है। 39 कहता है जी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समझने से पहले ये समझिए कि डिसोल्यूशन 2 तरह की होती है, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तब होती है बेटा जब एक फर्म बंद हो जाती है और सारे पार्टनर्स के आपस का रिश्ता खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होती है जब एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है लेकिन बाकी फर्म कंटिन्यू करती रहती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बेटा जनरली रिटायरमेंट पर, एक्सपल्शन पर, डेथ पर, इंसॉल्वेंसी पे होती है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन जगहों पे होती है। और फर्म तब होती है जब सारे पार्टनर्स बैठकर क्या कर देते हैं, फर्म बंद कर देते हैं। इनफैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को उन्होंने डिफाइन ही कैसे किया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो जब सारे पार्टनर्स का आपसी रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ऑब्वियसली बेटा ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से वाइडर है, वहां पर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता खत्म होता है या सारे पार्टनर्स का आपस का जो रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन को नाम देते हैं जूरल रिलेशनशिप।
जूरल रिलेशन मतलब होता है जो लीगल रिलेशनशिप होता है, तो उनके बीच में जो पार्टनरशिप का लीगल रिश्ता तैयार हुआ था, जूरल रिलेशनशिप हुआ था, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम बोलते हैं एक फर्म डिसॉल्व हुई है। तो लैंग्वेज देखें, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट distinguishes between dissolution of firm and dissolution of partnership. Section 39 provides that dissolution of partnership between all the partners of a firm is called a dissolution of firm. Thus, the dissolution of firm means the discontinuation of jurial relation existing between all the partners of a firm. When a particular partner goes out but the remaining partners carry on the business of the firm, it is called dissolution of partnership. In case of dissolution of firm, on the other hand, the whole firm is dissolved. The partnership terminates as between each and every partner of the firm. अब इसमें बेटा कई बार वो आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो मैंने दोनों में डिफरेंशिएशन भी लगा दिया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बेटा कंटिन्यूएशन बिजनेस नहीं होता, फर्म क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक पार्टनर छोड़ जाता है, लेकिन बिजनेस क्या होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। यहां पर फर्म की वाइंडिंग अप करनी पड़ती है, सारे एसेट्स वैल्यू करने पड़ते हैं, सारे एसेट्स को रियलाइज कराना पड़ता है। यहां पर कोई वाइंडिंग अप नहीं होती, यहां सिर्फ हद से हद क्या होता है, रीवैल्यूएशन हो जाती है एसेट्स की, क्योंकि उस दिन के हिसाब से क्या देना होता है, हिस्सा देना होता है। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फर्म बंद कराई जा सकती है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इवन ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकता। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टनर को निकाल दो, ये ताकत किसके पास नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है। हाँ, कोर्ट हद से हद क्या करवा सकता है, फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। देन कौन सा बड़ा है स्कोप में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज वाइडर इन स्कोप, इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नैरोवर, इट मे लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट मे नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और लास्ट बात, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बेटा क्योंकि फर्म ही बंद हो जाती है तो खाते बंद, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वही खाते चलते रहते हैं, इस केस में कोई फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता है। ये आपका 39 पूरा हो गया। देन 40 से लेकर 44 तक बेटा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बताते हैं, पार्टनरशिप नहीं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बताते हैं कि एक फर्म को कैसे कैसे डिसॉल्व किया जाता है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टोटल बेटा 40 से लेकर 44 तक 5 सेक्शंस के अंदर 2 ब्रॉड कैटेगरी की डिसोल्यूशन बताई गई है। एक, फर्म बंद कराई जा सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट कवर्ड है बेटा 44 में, एंड अदर देन ऑर्डर ऑफ कोर्ट कवर्ड है 40 से लेकर 43 तक। तो 4 तरीके हैं बेटा जहां कोर्ट के ऑर्डर के बिना भी फर्म बंद हो जाती है। कौन कौन से तरीके हैं? 40 में एग्रीमेंट, जैसे बेटा 5 लोग या 3 लोग या 4 लोग एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप करते हैं, पांचों चारों इकट्ठे बैठते हैं और कहते हैं आज से एग्रीमेंट खत्म, आज से हम क्या नहीं करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फर्म में भी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, आप अपनी इच्छा से नहीं करते, कंपल्सरली फर्म बंद हो जाती है, कोर्ट के ऑर्डर से नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा आप जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस करना इलीगल हो जाता है, या बिजनेस करना तो इलीगल नहीं होता, आपका एज पार्टनर बिजनेस करना इलीगल हो जाता है। बिजनेस करना इलीगल इज वेरी आसान। सर हमारा जो काम था, मान लीजिए हम अल्कोहल सप्लाई करने का काम करते थे, उस स्टेट में अल्कोहल की सेल परचेज ही क्या कर दी गई, बैन कर दी गई, हमारा काम ही क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो फर्म अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सर बिजनेस इलीगल नहीं हुआ है, हमारा आपस में पार्टनर के रूप में काम करना क्या हो गया है, इलीगल। तो ये जनरली तब होता है बेटा जब 2 पार्टनर ना अलग अलग देशों में थे और दोनों पार्टनर क्या बन जाते हैं, एलियन एनिमी बन जाते हैं। तो अब आप लोग आपस में कैसे काम कर पाओगे, तो ऐसे केस में भी फर्म क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कई सारे बिजनेस करते हैं, उनमें से कोई एक इलीगल हो जाता है, इस केस में फर्म बंद नहीं होती है। तो 41 किसकी बात करता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये कब होता है, when some event has happened which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry out on in partnership। या तो फर्म का बिजनेस इलीगल हो गया है, या मेरा उनको पार्टनर के रूप में कैरी आउट करना क्या हो गया है, इलीगल हो गया है। एग्जाम्पल, व्हेन ए पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री becomes an alien enemy because of declaration of war between his country and India. But if a firm is carrying on more than one adventure or undertaking, the illegality of one or more shall not by itself cause the dissolution। तो बेटा 40 में अपनी इच्छा से, 41 में कंपल्सरी, 42 क्या है, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, यानी कि कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से फर्म बंद हो जाती है।
क्या क्या घट सकता है। बेटा 42 में सबके ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं। जैसे उन्होंने कहा जी अगर एक फर्म फिक्स्ड पीरियड के लिए बनती है तो उस पीरियड के खत्म होने पे बंद हो जाती है। अगर एक प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग करने के लिए बनती है तो उसके कंप्लीट होने बंद हो जाती है, किसी पार्टनर के डेथ पे बंद हो जाती है, किसी पार्टनर की एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट पे। लेकिन चारों में बेटा एक बात कॉमन है, चारों में ये होने के बावजूद भी चलाई जा सकती है। पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा एग्रीमेंट कर लीजिए, चला लीजिए। एडवेंचर के बाद दोबारा एग्रीमेंट कर लीजिए, चला लीजिए। डेथ के केस में आपने कहा रिमेनिंग चला सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के केस में आपने कहा रिमेनिंग चला सकते हैं। तो इनको हमने कहां कवर किया? 42 में। और 43 लास्ट क्या है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये कब होता है? पार्टनरशिप एट विल में। तो कोई भी पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर अपना इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म का नोटिस राइटिंग में बाकी पार्टनर्स को दे दे, उस क्षण से फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, जब आप नोटिस देते हैं बेटा, नोटिस दो तरह का होता है। या तो नोटिस में एक डेट बताई जाती है कि अगले महीने की 1 तारीख से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उस डेट से होंगे। अगर नोटिस में कोई डेट नहीं लिखी हुई तो जिस दिन वो नोटिस सारे पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उसी दिन से फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा? वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। If a date is mentioned, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, and if no date is mentioned, as from the date of communication of notice to all partners. तो ये हो गया बेटा 4 केसेस जहां पर एक फर्म डिसॉल्व होती है अदरवाइज देन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कौन कौन सी? एग्रीमेंट से, कंपल्सरी, कुछ कंटिजेंसीज होने पर, और नोटिस के ऊपर। और 5वां और आखिरी जहां कोर्ट के ऑर्डर पर फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व होती है। कोर्ट के ऑर्डर वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट से अक्सर थ्योरी का क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्या क्या वो ग्राउंड है जिसपे एक फर्म कोर्ट के ऑर्डर से बंद हो सकती है। क्या क्या ग्राउंड है? नंबर 1 बेटा किसी पार्टनर का इनसेन या अनसाउंड माइंड का हो जाना। तो अगर कोई भी पार्टनर इनसेन हो जाता है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो या तो रिमेनिंग पार्टनर्स या उस इनसेन पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव, बेटा उसको बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, ये कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी फर्म को क्या करा दो? बंद करा दो। कोर्ट इस केस में चाहे तो बंद करा सकता है। तो पहला ग्राउंड क्या है? किसी एक पार्टनर का इनसेन या अनसाउंड माइंड का हो जाना। अच्छा, इनसेननेस और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बेटा मेंटल एस्पेक्ट है। कई बार आप फिजिकली परमानेंटली इनकेपेबल हो सकते हैं। तो कोई एक्सीडेंट हो गया है, पर्सन बेड से उठ ही नहीं सकता है, कोमा में चला गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आपको समझ आ रहा है कि वो काम करने लायक नहीं रहा, इन सबको क्या बोला जाता है? परमानेंट इनकैपेसिटी। तो इट इज नॉट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इट इज मोर ऑफ अ फिजिकल इनकैपेसिटी। ऐसे केस में भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें से कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाए, इस ग्राउंड पर फर्म को क्या कराया जा सकता है? अच्छा, आप सिर्फ उस पार्टनर को निकलवा सकते हो? नहीं, ये ताकत किसके पास नहीं है? कोर्ट के पास नहीं है। हद से हद क्या हो सकती है? फर्म बंद हो सकती है। देन नंबर 3, किसी पार्टनर का लगातार क्या हो रहा है? मिसकंडक्ट हो रहा है। और ये मिसकंडक्ट बेटा बिजनेस में भी हो सकता है, बिजनेस के बाहर उसकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से शायद उसको जेल हो रही है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़े रहे तो इसके साथ जुड़े रहने से बिजनेस को क्या होगा? इंपैक्ट होगा। तो उसका जो ये मिसकंडक्ट है, रॉन्गफुल कंडक्ट है, ये कारण बन सकता है जिसकी वजह से रिमेनिंग पार्टनर कहां जाते हैं? कोर्ट जाते हैं और कहते हैं इस फर्म को बंद कर दीजिए। तो मिसकंडक्ट दैट इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली, प्रीजुडिशियली कहता है disadvantageously the carrying on business. It is not necessary that the misconduct must relate to conduct of business. मैं ये नहीं कह रहा वो बिजनेस में गड़बड़ कर रहा है, शायद बिजनेस में कर रहा है या बिजनेस के बाहर कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से मुझे क्या लग रहा है कि इसके साथ जुड़ा रहना फर्म के लिए नुकसानदायक होगा। नंबर 4, ये बेटा अंदर की बात है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। बार बार फर्म के अंदर एग्रीमेंट तोड़ रहा है, आपके कहने के बावजूद कि क्रेडिट पे नहीं बेचना, क्रेडिट पे बेच देता है, आपके कहने के बाद कि कैश पे नहीं बेचना, कैश पे बेच देता है। आपने कितनी बार कहा है सारा कैश आपको जमा करा देकर, नहीं जमा कराता, घर ले जाता है। अकाउंट्स मांगो तो अकाउंट्स नहीं देता है, तो कोई बात नहीं मानता, बार बार परसिस्टेंटली एग्रीमेंट क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना अब लगभग नामुमकिन हो गया। आप कोर्ट चले जाइए, फर्म को क्या करा सकते हैं? बंद करा सकते हैं। नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये 29 के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। आपने वहां देखा कि एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, बाकी उसे पार्टनर मानने से मना कर देते हैं नए व्यक्ति को, तो हमने लिमिटेड से अधिकार दे दिया। बेटा 29 ना तब लगेगा जब तुम्हारे इंटरेस्ट ट्रांसफर करने पे बाकी पार्टनर कोर्ट जाकर फर्म को बंद ना करवा दें। तो कोई पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है
तो बाकी पार्टनर्स के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो कोर्ट जाएं और जाकर फॉर्म क्या करा दें, बंद करा दें। तो अगर वो बंद नहीं कराएंगे तो जाके कहीं 29 की जरूरत पड़ेगी। अगर उठा के फॉर्म ही बंद करा दी तो क्या कर लेगा 29। तो आप समझेंगे 29 से पहले क्या आता है 44E की कोई भी पार्टनर अपना अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो कोर्ट जाके फर्म को क्या करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। लास्ट F पॉइंट, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। आप कोर्ट में जाकर यह साबित करिए कि ये फर्म अदरवाइज देन फॉर लॉसेस चल ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा ये साबित करिए कि लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस होना इज नॉट अ ग्राउंड फॉर शटिंग डाउन द फर्म, बट फ्यूचर में प्रॉफिट ना होने की पॉसिबिलिटी होना इज अ ग्राउंड। तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि फर्म द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट एक्सेप्ट फॉर अ लॉस। अगर यह कोर्ट में साबित कर दिया तो फर्म क्या कराई जा सकती है, बंद कराई जा सकती है। और लास्ट ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल। बेटा ये कोर्ट को आपको ताकत देनी पड़ती है कि इसके अलावा आपके सामने कभी कोई ऐसा ग्राउंड आए जहां आपको लगे फर्म क्या हो जाएगी, बंद करानी चाहिए, तो हम आपको ताकत दे रहे हैं कोर्ट, आपको फर्म को क्या करा सकते हो, बंद करा सकते हो। बेटा पास्ट में कई ग्राउंड पे हुआ है जहां पर मैनेजमेंट या जो पार्टनर्स हैं आपस में डेड लॉक हो गया है, जो वेरी पर्पस था बिजनेस का वो वेरी पर्पस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बस ऐसे एंसिलरी बच्चे खुटे काम कर क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अक्सर फर्म क्या कराई जाती है, बंद कराई जा सकती है। इसको जनरली क्या बोलते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। यहाँ की कोई लिस्ट नहीं है, ना जाने कितने ग्राउंड्स पर कोर्ट क्या करा चुका है, फर्म बंद करा चुका है। तो ये टोटल बेटा 7 ग्राउंड्स हैं। नंबर 1 इंसैनिटी है, परमानेंट इनकैपेसिटी है, मिसकंडक्ट है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेज है, एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है। ये बेटा आपका 40 से 44 ग्राउंड्स, मोड्स जिसके अंदर एक पार्टनरशिप या एक फर्म को क्या किया जा सकता है, बंद कराया जा सकता है। और डिसोल्यूशन का बेटा आखिरी पार्ट 45 से 49, 5 सेक्शन। वो कहते हैं जी अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, 5 बातें बताई। उन्होंने कहा जी अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो भी जाती है तो उसके जो सारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया को पता नहीं चला कि फर्म डिसॉल्व हुई है, वो सब आज भी एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, एजेंट माने जाएंगे। तो एक दूसरे को अपने कामों के लिए क्या करते रहेंगे, बाइंड करते रहेंगे। तो सर ये हमारा रिश्ता हमने तो खत्म कर लिया, दुनिया आज भी रिश्ते को क्या मान रही है कि हम पार्टनर। तो खत्म कैसे करें, जब तक आप क्या नहीं देते, पब्लिक नोटिस नहीं देते। और डिसोल्यूशन में भी सेम कहानी है कि भले ही आपने फर्म को डिसॉल्व कर लिया, द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट्स डन बाय देम, जब तक क्या नहीं दिया जाता है, एक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन नहीं दिया जाता है। देन 46 क्या कहता है, वो कहता है जी ठीक है जब तक नोटिस नहीं देंगे पार्टनर रहेंगे, दे देंगे नोटिस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम, हर पार्टनर का बेटा डिसोल्यूशन पर यह अधिकार है कि वो बाकी पार्टनर्स को यह कहे कि फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करवाओ, उससे डेट पे करवाओ, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारे बीच में बंटवाओ। सेकंड अधिकार क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज right against all the partners to have the property of the firm applied in payment of debts and liabilities and to have the surplus divided among the partners or their representatives। तो दूसरा अधिकार, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को डिसॉल्व को वाइंड अप करवाकर, रियलाइज करवाकर, डेट को पे करवाकर अपना हिस्सा मांगे। जैसे बेटा किसी पार्टनर ने कहा हिस्सा दो, मैंने कहा हिस्सा तब दोगे ना जब प्रॉपर्टियां बिकेंगी, बिकवाओ। तब तीसरी प्रॉब्लम यह है बेटा ये डिसोल्यूशन कराए कौन, वाइंडिंग अप कराए कौन। पहले आप लोग एक दूसरे के एजेंट थे, आप में से एक जाकर प्रॉपर्टी बिकवाता था, लगता था कि हाँ सब बिकवा रहे हैं, एक जाकर डेटर से पैसे ले आता था, एक जाकर क्रेडिटर को दे आता था, एक बैंक में एफडी तोड़वा आता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, आपका डिसोल्यूशन का होने की वजह से वो रिश्ता क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो अब कौन कराए, तो क्योंकि बेटा किसी को तो कराना है ना, इसलिए हमने आपको 47 में कहा कि वाइंडिंग अप के पर्पस के लिए डिसोल्यूशन के बाद भी सारे पार्टनर एक दूसरे के क्या ही माने जाएंगे, एजेंट माने जाएंगे, 2 कामों के लिए, प्रॉपर्टियां वाइंड अप करा के रियलाइज कराने के लिए, और जब वाइंड अप करते हो बेटा हो सकता है उस समय कुछ पेंडिंग ट्रांजैक्शंस पड़ी हो, जैसे किसी को गुड्स सप्लाई करने थे, तुम्हारे बंद होने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा क्या, तुमने किसी से कुछ लेना था, तो उन पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के लिए भी आप एक दूसरे के क्या रहोगे, एजेंट रहोगे। तो आप समझे बेटा फर्म बंद होने के बाद भी कुछ कामों के लिए अभी भी आप क्या हो, एजेंट हो, जब तक आप फर्म की क्या नहीं करा देते, वाइंडिंग अप नहीं करा। तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, दैट इज डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी, रियलाइजिंग अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, पेइंग क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, और टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बिगिन बट अनफिनिश्ड। तो ऐसा कोई काम जो आपने शुरू कर दिया है लेकिन अभी क्या पड़ा है, अधूरा पड़ा है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऑर्डर है, तो उसके लिए आप एक दूसरे के क्या माने जाओगे,
एजेंट माने जाओगे। तो नंबर 1 सर, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते बाहरी दुनिया की नजर में हम एजेंट हैं। हर पार्टनर का अधिकार है कि प्रॉपर्टियां रियलाइज कराकर डेड लायबिलिटीज पे करवाकर अपना हिस्सा मांगे। जब तक प्रॉपर्टी रियलाइज नहीं होती, कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन खड़ी है, हम एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, एजेंट माने जाएंगे। उसके बाद करा ली बेटा प्रॉपर्टी रियलाइज वगैरह, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इस पर कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के रूल्स बताइए। क्या कहा उन्होंने कहा जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऐसा होता है कि फर्म के जो लॉसेज हैं कैपिटल, ये सबसे पहले प्रॉफिट्स को खा जाएंगे, फिर आपकी कैपिटल को खा जाएंगे, और लास्ट में जब कैपिटल भी पूरी खा लेंगे तो फिर हर पार्टनर को अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या करना पड़ेगा, पैसा लेके आना पड़ेगा। तो ये तो हो गए बुरे दिन बेटा, जब क्या चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं। अगर प्रॉफिट चल रहे हो तो सर असेट्स को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले असेट्स बाहरी लोगों को पे करने के काम आते हैं। बाहरी खत्म होने के बाद बेटा पार्टनर्स के लोन पे किए जाते हैं। फिर नंबर 3 पार्टनर्स की कैपिटल पे की जाती है, और फिर भी कुछ बच जाता है तो सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से घर ले जाते हैं। तो हमने कहा जी द असेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन पेइंग डेट्स, इन पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम एज एडवांसेस, इन पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम एज इन कैपिटल, एंड अगर कोई सरप्लस बच गया है तो पार्टनर कैसे ले जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाएंगे। और आखिरी बात, जब आप ये कहते हैं बेटा कोई पार्टनर अपने घर से प्रॉपर्टी लेके आएगा लॉस के केस में, आप ये भूल जाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पे उसके पर्सनल डेट भी तो होंगे। तो पर्सनल असेट्स होते हैं तो पर्सनल क्या होती हैं, लायबिलिटीज भी तो होती हैं। तो वहां बेटा उन्होंने कहा जी अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी भी फर्म की जो किसी भी पार्टनर की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पहले उसके पर्सनल डेट पे करने के इस्तेमाल होगी। फिर अगर कुछ बच जाएगी तो वो कहां लेके आएगा, फर्म के अंदर लेके आएगा। तभी जल्दी बोला जाता है बेटा जब मैंने एक पार्टनर से मांगा, पार्टनर ने कहा मैं भी इंसॉल्वेंट हूं। वो इंसॉल्वेंट कैसे हुआ होगा, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टियां किससे कम हुई पड़ी हैं, उसकी लायबिलिटी से। इसका मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी पहले कहां इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसकी पर्सनल डेट के लिए। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि आपको किसने बोल दिया कि सारे डेट और सारी प्रॉपर्टी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की ही होती है। पार्टनर की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, पर्सनल डेट भी होते हैं। तो रूल ये है कि सर अगर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर है तो वो फर्स्ट यूज होगी इन पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स, एंड अगर वो बच जाता है, कोई सरप्लस आता है, तो उससे क्या कर देंगे, फर्म के डेट पे कर देंगे। उल्टी कहानी बेटा, जो फर्म की प्रॉपर्टी है उससे पहले फर्म के डेट्स पे होंगे, और फिर बच जाएगा तो उसमें जो शेयर बचे निकलेगा एक पार्टनर का, वो घर ले जाए और उससे जाकर अपने क्या पे कर ले, पर्सनल डेट्स पे कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा 49 पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड सेपरेट डेट। तो फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट के लिए, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी किसके लिए, पार्टनर के पर्सनल डेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये है बेटा 45 से 49 जो किसकी बात करता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। विद दैट आपका 45 आपका जो पूरा कंसेप्ट है 39 से 49 वो किसका पूरा हो गया, डिसोल्यूशन का भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बात, टोटल बेटा इसके अंदर हमारे पास कई सारे 6 डिफरेंसेस दिए हुए मेनली पूछे जाने वाले। 2 इनमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी 4 के आने के चांसेस थोड़े से कम है। पहला डिफरेंस जो आपके पास आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड ए कंपनी। कोई बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है बेटा, आप आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहला हमने कहा जी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी एक क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनर्स में सारे एक दूसरे के एजेंट होते हैं, कंपनी में सब मेंबर्स एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं, एजेंट नहीं होते हैं। पार्टनर में एक पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग एक फिक्स रेशियो पर की जाती है। इनफैक्ट हर पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग का लेने का अधिकार है। कंपनी के अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है प्रॉफिट बांटने की। किसी साल डिविडेंड बांटा जाता है, किसी साल डिविडेंड नहीं बांटा जाता है। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी में चले जाओ तो लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। अगली, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बेटा हर पार्टनर की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। जबकि अगर आपको कंपनी याद आ रही है, वहां तो मैक्योरा का केस था जो ये कहता था कि कंपनी की प्रॉपर्टी में मेंबर का क्या नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। देन हमने यहां देखा बेटा एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर तो लेता है बट सामने वाले को क्या नहीं बना पाता, पार्टनर नहीं बना पाता। लेकिन क्या कंपनी में अपने शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं? यस। यहां की मैनेजमेंट कौन देखता है? सारे पार्टनर्स। वहां मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन रजिस्ट्रेशन यहां ऑप्शनल है, वहां क्या है, कंपल्सरी है। या वाइंडिंग अप बेटा जब चाहे पार्टनर एग्री करके वाइंड अप हो सकते हैं, वहां वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसीजर है। नंबर ऑफ मेंबर्स यहां मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। वहां पर प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7, मैक्सिमम की
कोई लिमिट नहीं है। और ड्यूरेशन मतलब परपेचुअल सक्सेशन। यहां पर बेटा किसी भी पार्टनर की डेथ होने से, रिटायरमेंट से, इंसॉल्वेंसी से फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। वहां भले सारे के सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए, सारे मेंबर की डेथ हो जाए, फर्म चलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है कंसेप्ट। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैक्सिमम बेटा मेरे हिसाब से 6 से 7 नंबर का आना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं आ पाएगा पेपर में। देन पार्टनरशिप और एचयूएफ में डिफरेंस। सर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप क्रिएट होता है एग्रीमेंट से। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली क्रिएट होती है स्टेटस से। तो आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं वो डिसाइड करता है कि आप उसके मेंबर हैं या नहीं है। तो हमने कहा जी जॉइंट स्टेटस की, आपकी जो जॉइंट फैमिली है वो चलती किससे हैं, स्टेटस से। यहां पर बेटा किसी भी मेंबर की डेथ होने से आपको समझ आता है कि परपेचुअल सक्सेशन में इंपैक्ट आ जाता है, फर्म बंद हो सकती है। एचयूएफ में परपेचुअल सक्सेशन होती है, नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने मेंबर की डेथ हो जाती है, लेकिन एचयूएफ चलती रहती है। यहां जो मैनेजमेंट है सारे पार्टनर्स करते हैं। वहां पर मैनेजमेंट करने के लिए सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है मेल या फीमेल फैमिली का, उसे कर्ता बुलाते हैं, कर्ता ये काम करता है। देन यहां पर अथॉरिटी टू बाइंड, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। बेटा एचयूएफ में केवल कर्ता सबका एजेंट होता है, तो कर्ता के किए हुए कामों के लिए सारे मेंबर्स क्या होते हैं, लायबल होते हैं। देन लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वहां पर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सारे बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहां पर बेटा कोई भी पार्टनर खाते मांग सकता है, वहां पर हर मेंबर खाते मांगने का अधिकार नहीं रखता है। यहां पे गवर्निंग लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है बेटा, उसके लिए गवर्निंग लॉ हिंदू लॉ है। यहां पर माइनर केवल बेनिफिट्स में एडमिट हो सकता है, वहां पर माइनर में और मेजर में कोई अंतर नहीं है। तो बेटा एक भाई मेजर है, एक भाई माइनर है, प्रॉपर्टी में दोनों का क्या है, बराबर हिस्सा है, कोई अंतर नहीं आता है। तो यहां पर वहां पे माइनर को बराबर अधिकार मिलता है। फिर वही बात कंटिन्यूटी, यहां बेटा परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती, वहां पर क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर मैक्सिमम 50 है, एचयूएफ में कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं बताई गई है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप और एचयूएफ के अंदर। देन तीसरा आता है पार्टनरशिप और क्लब में डिफरेंस। हमने कहा जी पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है जो इकट्ठे होते हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। क्लब भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन वहां पर्पस बेटा बिजनेस करना नहीं होता है, कई अदर देन बिजनेस पर्पस होते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बेटा जैसे जिम खाना क्लब वगैरह खुले हुए हैं, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, ये मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करा देते हैं। जिम है, स्विमिंग पूल है, गोल्फ खेल रहे हैं, सबको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो ये किस कैटेगरी में आता है, क्लब की कैटेगरी में। तो ऐसे बेटा यहां पर जो सारे के सारे एसोसिएशन के लोग हैं, इनको एक दूसरे का क्या बुलाया जाता है, पार्टनर्स, जबकि यहां पर ये लोग क्या बुलाए जाते हैं, मेंबर्स। यहां पर आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। जिम खाना की मेरे पास मेंबरशिप है, बेटा जिम खाना की प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा है, वहां कोई हिस्सा नहीं होता है। और यहां पे बेटा परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती है। जिम खाना क्लब मैं छोड़ भी आऊंगा, मेरी डेथ भी हो जाएगी, तब भी जिम खाना कब क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो वहां पर क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। देन अगला पॉइंट पार्टनरशिप और को ओनरशिप। नंबर 1 सर पार्टनरशिप फॉर्म होती है हमेशा एग्रीमेंट से, को ओनरशिप ना एग्रीमेंट से भी फॉर्म होती है, दो लोगों ने मिलकर जमीन खरीदी, या ये कई बार इनहेरिटेंस से भी हो जाती है। बेटा फादर की डेथ होने पर दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी मिल गई, क्या दोनों हर प्रॉपर्टी के को ओनर बन जाएंगे, यस। तो को ओनरशिप एग्रीमेंट से भी आती है, को ओनर किससे आती है, इनहेरिटेंस से भी आती है। पार्टनरशिप में बेटा सारे एक दूसरे के एजेंट होते हैं, को ओनरशिप में आप एक दूसरे के एजेंट बन जाते हो नहीं, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी को इकट्ठा ओन करते हो, एक दूसरे के एजेंट नहीं बनते हो। नंबर 3 यहां पे बेटा कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है और हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बांटते हैं। वहां जब कोई बिजनेस ही नहीं करते तो काय का प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, तो यहां पर कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। नंबर 4 यहां पर बेटा मैं अपना शेयर ट्रांसफर करता हूं तो सामने वाले को फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बना सकता हूं। को ओनरशिप में दूसरे को ओनर से पूछे बिना क्या मैं अपना हिस्सा बेच सकता हूं, यस। तो मेरा एक जमीन में आधा हिस्सा है, क्या मुझे मेरे को ओनर से पूछने की जरूरत है मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, मैं बेचूं, मैं अपनी जगह किसी और को ओनर बना के चला जाऊं, वो क्या नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता। तो को ओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट्स इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स। और लास्ट है बेटा आपका पार्टनरशिप, इसको ठीक कर लीजिएगा, एक एसोसिएशन में अंतर। सिंपल सा डिफरेंस तो ये है कि बेटा पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है, बट सारी एसोसिएशन पार्टनरशिप्स नहीं होती हैं। एसोसिएशन का मतलब ही क्या होता है, जब दो या उससे ज्यादा लोग किसी काम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये किसी काम बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, ये कोई ट्रेड यूनियन बनाना हो सकती है, ये कोई क्लब बनाना हो सकती है,
ये किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए इकट्ठा होना हो सकता है, क्या ये सब पार्टनरशिप बन जाती हैं? नहीं। तो बेटा आपने देखा होगा RWAs होती हैं, एम्प्लॉयज की यूनियन होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मंदिरों में गुरुद्वारों में समितियां होती हैं, क्या ये सब एसोसिएशंस हैं? यस। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप्स हैं? नहीं। तो पार्टनरशिप क्या होता है? इट मीन्स सेटिंग अप ऑफ कमिंग इनटू एजेंसी, जहां पर आप बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर करते हैं। एसोसिएशन इन्वॉल्व्स आउट ऑफ सम सोशल कॉज where there is no necessary motive to earn or share profits. The intention is not to enter into a business for gain. यहाँ पर सर जनरली एक बिजनेस रन किया जाता है। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज बनाना, रिलीजियस एसोसिएशन बनाना, कोई इंप्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये सारे के सारे बेटा किस कैटेगरी में आ जाते हैं? तो एसोसिएशन इज अ वेरी बिग वर्ड। जनरली बेटा इसके इतने पॉइंट नहीं है कि पूछा जा सके, बट आपको इससे ऐसे समरी बनानी है। समरी क्या है कि सर पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है, बट सारी एसोसिएशन क्या नहीं होती हैं? पार्टनरशिप्स नहीं होती हैं। तो जनरली हमारे पास जो पूछा जाना है बता 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस आने के चांस रहते हैं, कंपनी आपका और पार्टनरशिप और एचयूएफ में, एंड तीसरा पार्टनरशिप और को ओनरशिप में, जॉइंट ओनरशिप में डिफरेंस कई बार पेपर में आ जाता है कि 4 पॉइंट है, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप और जॉइंट ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो ये जो हमने देखा था बेटा, यहां पर टोटल फिर हमारे पास डिफरेंसेस के अंदर 6 डिफरेंसेस हैं। हमें पार्टनरशिप का डिफरेंस देखना है कंपनी के साथ, पार्टनरशिप का डिफरेंस देखना है एचयूएफ के साथ, पार्टनरशिप का डिफरेंस देखना है क्लब के साथ, जॉइंट ओनरशिप के साथ, और लास्ट हमारा है बेटा किसी एसोसिएशन के साथ। कंपनी, एचयूएफ, क्लब, जॉइंट ओनरशिप, और साथ में हमारे पास क्या है? एसोसिएशन। 5 डिफरेंसेस जो हमने इसके अंदर कवर करने थे। ये है बेटा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 20 मार्क्स की वेटेज के लिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कवर किया, 8 टॉपिक यहां निपटाए हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर 9 से लेकर 17 तक का टॉपिक, 9 सेक्शंस यहां कवर हुए। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ फर्म एंड द लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी 18 से लेकर 27 का कंसेप्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट 29 से लेकर 38 का कंसेप्ट है। रजिस्ट्रेशन 2 सेक्शन है, 58 करते कैसे हैं, 69 नॉन कॉन्सिक्वेंसेस, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 39 है बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। 40 से 44 तक बंद कैसे कैसे होती है, 45 से 49 बंद करने का कॉन्सिक्वेंस, और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा डिफरेंसेस जो हमने यहाँ कवर किए कंपनी के साथ, एचयूएफ के साथ, क्लब, जॉइंट ओनरशिप और एसोसिएशन के साथ। ठीक है जी, चलिए विद दैट पार्टनरशिप कंप्लीट। आज यहीं तो रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।